एपिसोड 251 टू 260। जब यांग निंग और शियाओवेई ड्रैगन पवेलियन के पिछले द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने वहां जेंग लियांग को गु लैन के साथ खड़े देखा और उनके लिए एक घोड़ागाड़ी तैयार खड़ी थी। जेंग लियांग ने भव्य शाही नीले रेशमी वस्त्र पहने थे जिन पर सोने के धागे की बारीक कढ़ाई की गई थी। उनके परिधान की भव्यता से राजसी वैभव झलक रहा था। उनका वस्त्र सुरुचिपूर्ण ढंग से लहरा रहा था जिससे उनकी लंबी और प्रभावशाली कदकाठी और भी निखर रही थी। उनके वस्त्र पर बने सुनहरे डिजाइन समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक थे जो गरिमा में सुंदरता का आभास दे रहे थे। उनकी पोशाक परंपरा और भव्यता का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण थी जो उनकी शाही प्रतिष्ठा का सच्चा प्रतिनिधित्व करती थी। यांग निंग मुस्कुराते हुए जेंग लियांग के पास पहुंची और सुनहरे धागों की बारीक कड़ाई से सजे उनके शाही नीले वस्त्र को देखकर उनकी आंखें सुखद आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। कितना संयोग है, उन्होंने अपनी कोमल मधुर आवाज में कहा। उनके स्वर में आश्चर्य और खुशी का भाव था। वह थोड़ा और करीब आई और चंचल लहजे में बोली, लगता है आज हम दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। उनका पहनावा शाही और सुरुचिपूर्ण था जो युवराज के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप था। इसने उनके सुगठित शरीर को ढक रखा था, लेकिन यांग निंग की नज़र उनके मांसपेशियों से उभरे हुए पेट की हल्की बनावट पर पड़ी जिसे देखकर उनके गाल शर्म से लाल हो गए। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि ऐसे कपड़े उसकी प्राकृतिक सुंदरता को छिपाते थे, फिर भी इसे उसकी उपस्थिति में रहस्य और आकर्षण का भाव जुड़ जाता था। जेंग लियांग उसकी बातों पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसकी आवाज़ में शरारती और चंचलपन आ गया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह, क्या तुमने उस रात जिक्र नहीं किया था कि गहरा नीला तुम्हारा पसंदीदा रंग है? मैंने सोचा कि तुम्हें त्योहार के दौरान कल्पना करने के लिए कुछ दे दूं। जब भी तुम मुझे देखोगी तुम्हें वह रात याद आ जाएगी। उसने अपनी बात को एक शरारती आंख मारते हुए समाप्त किया। जेंग लियांग की चुलबुली टिप्पणी पर यांग निंग का चेहरा और भी लाल हो गया। उसकी शुरुआती हैरानी जल्द ही घबराहट में बदल गई। उसने गु लैन और शियाओवेई पर एक त्वरित शर्मिंदा नजर डाली जो अपने आसपास की चीजों में मग्न होने का नाटक कर रही थीं और एक ऐसे पत्थर की तरह व्यवहार कर रही थी जिसने कुछ देखा या सुना नहीं था, लेकिन निसंदेह उन्होंने बातचीत सुनी थी और वह उनके अजीब भावों को देख सकती थी। मन ही मन उसने जेंग लियांग को उसकी इस गुस्ताखी भरी टिप्पणी के लिए फटकारा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिना सोचे समझे बोलने की आदत हो। वह सोचे बिना नहीं रह सकी, यह आदमी क्या यह ऐसी बातें बोलने से पहले कभी आसपास नहीं देखता? उसने आह भरी। शर्मिंदगी के मारे यांग निंग बेबस होकर अपना चेहरा एक हाथ से ढकने लगी और हंसते हंसते सिर हिलाने लगी। जेंग लियांग की शरारतें उसे बेहद परेशान करती थीं और वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसे अचानक से उसे चिढ़ाने और उसे शर्मिंदा करने की कला आती थी। ऐसे ही पल उसे जेंग लियांग से चिढ़ने के साथ साथ बेहद आकर्षित भी करते थे। जेंग लियांग की चुलबुली टिप्पणी से अभी भी शर्म से लाल हो रही यांग निंग ने शर्मिंदगी में अपना गला साफ किया और बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ने का फैसला किया। वह अपनी बची हुई शर्मिंदगी से ध्यान हटाना चाहती थी। चूंकि आपने कहा था कि हम उत्सव में कुलीन वर्ग के रूप में जा रहे हैं और हमें आम लोगों के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये पोशाक चुनी और अपने बाल खुले रखे ताकि मैं एक सुंदर युवती की तरह अधिक युवा दिखूं। इस तरह किसी को शक नहीं होगा कि मैं युवराज की पत्नी या विवाहित महिला हूं। उसने अपनी पोशाक दिखाते हुए थोड़ा घूमते हुए समझाया। यांग निंग की दमकती सुंदरता और शालीन व्यवहार ने जेंग लियांग को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके हल्के नीले गाउन और नाजुक ओवलाज ने उन्हें अलौकिक सुंदरता की पराकाष्ठा में बदल दिया था। हालांकि जब उन्होंने संदेह से बचने के लिए एक सुंदर युवती के रूप में दिखने की बात कही तो जेंग लियांग को थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। जैसे ही वह उसके करीब झुका उसकी मनमोहक मुस्कान फीकी पड़ने लगी। उसकी गर्म सांसें उसके कान से टकराईं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी जान, क्या तुम कुंवारी दिखना चाहती हो? खैर, आज रात तुम्हारी कोशिशें बेकार जा सकती हैं। मेरे साथ मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें कुंवारी समझने की हिम्मत करेगा क्योंकि तुम मेरी हो, मेरी पत्नी हो। उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज़ में अधिकार का भाव झलक रहा था। देखते हैं कौन हिम्मत करता है तुम्हें मेरे साथ कुंवारी समझने की। उसने मुस्कुराते हुए कहा। यांग निंग खुद को रोक नहीं पाए और उसने उसे घूर कर देखा। उसकी शर्मिंदगी झुंझलाहट और मनोरंजन के मिश्रण में बदल गई। यह आदमी हमेशा उसे सतर्क रखना जानता था। अपनी घबराहट छिपाने के लिए यांग निंग ने जेंग लियांग के अधिकार जताने वाले शब्दों का उपहास उड़ाते हुए कहा, अगर ऐसा है, उसने बनावटी गंभीरता से कहा, तो तुम्हें यह आकर्षक नीली पोशाक नहीं पहननी चाहिए थी। क्या तुम्हें पता है कि तुम इसमें कितनी मोहक लग रही हो? क्या तुम आज रात मेले में दूसरी महिलाओं को रिझाने की कोशिश कर रही हो? उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी और वह बोली, मुझे कोई औरत तुम्हें घूरते हुए नहीं पकड़नी चाहिए, वरना मुझे बाद में तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। उसकी चंचल धमकी उसकी पहले वाली ईर्ष्या को दर्शाती थी और वह उन दोनों के बीच की नोकझोंक का आनंद लेने से खुद को रोक नहीं पाए। जेंग लियांग उसकी ईर्ष्या भरी बातों पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने हल्की सी हंसी हंसते हुए आंखों में शरारत भरी चमक के साथ जवाब दिया, ओह, मुझे तुम्हारे हाथों से सजा मिलने में बहुत खुशी होगी। मैं सजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, उसने आगे कहा। उसके शब्दों में एक अलग तरह की उत्सुकता झलक रही थी। यांग निंग को जब अपनी बातचीत के आपत्तिजनक मोड़ का एहसास हुआ तो उसकी भावनाएं क्रोध, निराशा और शर्मिंदगी के मिश्रण में तब्दील हो गईं। उसने शुरू में अतिथि कक्ष में सोने को लेकर उसे चिढ़ाने के लिए मजाक में सजा शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने उसके शब्दों को एक अलग, अधिक अंतरंग दिशा में मोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर उसके शब्दों का इस तरह से अर्थ निकाल रहा था और इस निहितार्थ को समझकर उसके गाल शर्म से लाल हो गए। ये बदमाश युवराज। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। क्या हमें मेले के लिए देर नहीं हो रही? उसने विषय बदलने और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए कहा। हम यहाँ किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं। वह उस असहज क्षण को पीछे छोड़कर वसंत उत्सव के उल्लास में डूबने के लिए उत्सुक थी। जेंग लियांग ने उसे और चिढ़ाया नहीं और सिर हिलाकर गाड़ी की ओर इशारा किया। हम सब तैयार हैं।
चलिए चलते हैं, उसने कहा और उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि यांग निंग का हाथ हवा में ही रुक गया क्योंकि उसने उनके लिए तैयार की गई गाड़ी को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। क्या आप वाकई इस गाड़ी से जा रहे हैं? यांग निंग ने पूछा, उसकी आवाज़ और चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उनके आलीशान रेशमी वस्त्रों से उसे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि ऐसे अवसरों पर रईसों का भव्य वस्त्र पहनना प्रथागत था। हालांकि उनके लिए इंतजार कर रही गाड़ी को देखकर वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। यांग निंग ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं क्योंकि रथ देखने में साधारण नहीं लग रहा था। यह एक भव्य रथ था जो चमकदार सुनहरे रंग से ढका हुआ था और इसकी बाहरी बनावट पर जटिल कलात्मक नक्काशी की गई थी। रथ में जुते हुए घोड़े भी विशिष्ट सफ़ेद रंग के थे जो अपनी गति के लिए जाने जाते थे और युवराज के विशेष उपयोग के लिए आरक्षित थे। इन सफ़ेद घोड़ों की मौजूदगी इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि यह रथ युवराज का था। केवल युवराज का कोई स्पष्ट प्रतीक चिन्ह नहीं था, लेकिन रथ की हर चीज़ राजसी ठाट बाट को स्पष्ट रूप से दर्शाती थी। शिलिंग शहर की यात्रा के लिए उन्होंने जिस साधारण गाड़ी का इस्तेमाल किया था उससे ये गाड़ी कहीं अधिक भव्य और आलीशान थी। यांग निंग को बेचैनी महसूस होने लगी। क्या उन्हें रईसों का वेश धारण नहीं करना था? भले ही वे आम लोगों की तरह नहीं बल्कि कुलीन वर्ग के लोगों की तरह बाजार जा रहे थे, फिर भी कम से कम वे एक ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल करने से बच सकते थे जो इतनी ध्यान खींचने वाली थी और निस्संदेह युवराज और राजकुमारी के रूप में उनकी असली पहचान उजागर कर देती। क्या आपको यकीन है कि हमें इसी गाड़ी में जाना चाहिए? कहीं ये ज़्यादा ध्यान खींचने वाला न हो जाए? यांग निंग ने एक बार फिर पूछा। उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। शिनलिंग शहर में हुए हमले की याद उसके मन में ताज़ा थी और सावधानी बरतने की ज़रूरत भी उसे महसूस हो रही थी। झेंग लियांग ने उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी और सिर हिलाया। बोलते समय उसका गर्व स्पष्ट था। जी हाँ मेरी प्रियतमा, हम इस गाड़ी में ज़रूर बैठ सकते हैं। ये गाड़ी शिनलिंग शहर की यात्रा के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी से कहीं अधिक विशाल और आरामदायक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें यात्रा करते समय आपको कोई असुविधा नहीं होगी। यांग निंग अब भी चिंतित पास झुककर सावधानी से फुसफुसाई, लेकिन क्या आपने यह नहीं बताया था कि हम रईसों के वेश में उत्सव में शामिल हो रहे हैं? कई रईस ऐसे आयोजनों में आते रहते हैं और हमारे लिए अपनी असली पहचान बताए बिना रईस बनकर शामिल होना कोई असामान्य बात नहीं होगी। इसके अलावा राजधानी के रईसों को भी आमतौर पर ऐसे सफ़ेद घोड़े नहीं मिलते। झेंग लियांग ने सहमति में सिर हिलाया। हम भले ही रईसों के वेश में मेले में शामिल होंगे, लेकिन मैं अपनी हैसियत और रुतबे को पूरी तरह छिपाना नहीं चाहता। महल से बाहर कदम रखते ही लोगों को पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। भले ही रथ पर शाही निशान न हो, लेकिन इन सफ़ेद घोड़ों की मौजूदगी बुरे इरादे रखने वालों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा, राजकुमार और राजकुमारी पर हमला करने से उनके लिए अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। ये शिनलिंग नगर नहीं है जहां दुश्मन डाकुओं का वेश धारण करके शाही रथ पर हमला कर सकते हैं। ये राजधानी है, मेरा इलाका है। यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी होगी जो मेरे प्रति दुर्भावना रखते हैं। चाहे वे मुझे धमकाने का प्रयास करें, मैं किसी भी समय कहीं भी उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। उनके छोटे मोटे हमले मुझे महल की दीवारों के भीतर हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकते और एक दिन मैं उन तक पहुंचूंगा। यह एक वादा है, उसने यांग निंग के सामने अपना दृढ़ संकल्प प्रकट करते हुए घोषणा की। यांग निंग ने झेंग लियांग की ओर मुस्कुराते हुए देखा और उनकी इस नई खुली सोच के महत्व को समझा। यह उनके पहले के व्यवहार से एक बड़ा बदलाव था, जहां राजनीतिक मामले अक्सर छिपे रहते थे। उनके रिश्ते में बढ़ते इस भरोसे और घनिष्ठता ने यांग निंग को उनसे और भी जुड़ाव महसूस कराया। वह उनके बीच बढ़ते भरोसे की गहराई की सराहना किए बिना नहीं रह सकी, जो उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। मुस्कुराते हुए यांग निंग ने सहमति में सिर हिलाया। तो यह एक तरह से उनसे सीधे टकराव किए बिना खुली घोषणा है? उसने पुष्टि पाने के लिए पूछा। उसने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, तुम अच्छी तरह जानती हो। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, इसलिए चिंता मत करो। बस रात और कार्निवल का आनंद लो। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसका आश्वासन स्पष्ट था और वह उसे यह बताना चाहता था कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह हर चीज़ का ध्यान रखेगा। यांग निंग मुस्कुराए और जवाब में सिर हिलाया। मुझे तुम पर भरोसा है। भरोसे भरे इन शब्दों के साथ उसने अपना हाथ उसके हाथ में रखा और गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो गई। यांग निंग ने जब ऊंची गाड़ी पर चढ़ने के लिए स्टूल की कमी देखी तो उसने गुलेन से इसके बारे में पूछते हुए कहा, स्टूल कहाँ है? क्या तुमने तैयारी नहीं की थी? इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, झेंग लियांग ने झट से उसकी कमर पकड़ ली और बड़ी आसानी से उसे गाड़ी के अंदर बिठा दिया, जिससे वह आश्चर्य से चीख पड़ी। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं और वह उसे देखते देखते कुछ बोल नहीं पाए। आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे अचानक क्यों उठा लिया? उसने घबराते हुए किसी तरह पूछा। झेंग लियांग ने अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल करते हुए शान से गाड़ी में चढ़ते हुए एक शरारती मुस्कान बिखेरी और उसके बगल में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि गाड़ी में चढ़ना मुश्किल है? मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। कोई समस्या है क्या? उसका लहजा बेपरवाह था और उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे उसके सवाल का गहरा मतलब समझ ही नहीं आया हो। हमें देर हो रही है, चलिए अंदर चलते हैं और अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। गाड़ी जल्द ही रवाना हो जाएगी। उसने आग्रह करते हुए उसे अंदर बैठने का इशारा किया ताकि वे आगे बढ़ सकें। यांग निंग अवाक रह गई। उसे एहसास हुआ कि और बहस करने से इस जिद्दी आदमी की ओर से और भी तीखे जवाब मिलने की संभावना थी। वह समझ गई थी कि झेंग लियांग को उसकी हर बात का जवाब ढूंढने की कला आती है और कभी कभी बेहतर यही होता है कि उसे ही आखिरी बात कहने दिया जाए। सभी के सवार हो जाने के बाद गुलेन ने रथ के कोचवान के रूप में अपनी भूमिका संभाली और घोड़ों को निर्देश देने के लिए आगे बैठ गया। आमतौर पर वह शाही रथ के पीछे एक अलग घोड़े पर सवार होकर चलता था, लेकिन आज का दिन अलग था। चूंकि वे केंद्रीय बाजार की ओर जा रहे थे और महामहिम की सुरक्षा के लिए उनके करीब रहने की उनकी जिम्मेदारी के कारण उन्होंने यात्रा के लिए कोचवान की भूमिका निभाई थी।
जब गु लेन ने कोचवान का पद संभाला तो शियाओवेई वहीं खड़ी असमंजस में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। उनके साथ कोई और नौकर नहीं था, इसलिए वह एक अपरिचित स्थिति में थी। झेंग लियांग और यांग निंग के साथ गाड़ी में सवारी करना तो संभव ही नहीं था, और गुलैन ने अपने सामान्य घोड़े को छोड़कर कोचवान की भूमिका चुन ली थी, जिससे उसे अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब लगाम हाथ में लिए गाड़ी के आगे वाले हिस्से में बैठी गुलैन ने कुछ नीरस स्वर में शियाओवेई की ओर देखा। किस बात का इंतजार कर रही हो? बैठ जाओ, उसने उसे निर्देश दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। इस स्थिति से असमंजस में पड़कर शियाओवेई ने पूछा, अरे लेकिन मुझे कहाँ बैठना चाहिए? नौकरों के लिए कोई अतिरिक्त गाड़ी नहीं थी, जिससे वह अपनी जगह को लेकर अनिश्चित थी। हल्के व्यंग्य के साथ गुलैन ने जवाब दिया, तुम मेरे सिर पर क्यों नहीं बैठ जाते? फिर उसने अपने बगल में रखे तकिए पर थपथपाते हुए कहा, आओ और यहाँ बैठो। वहां खड़े होकर समय बर्बाद मत करो। उसके जवाब से आश्चर्यचकित होकर शियाओवेई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। हालांकि ये जानते हुए कि झेंग लियांग और यांग निंग पहले ही गाड़ी के अंदर जा चुके थे और मेले में किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए उत्सुक थे, उसने आगे पूछताछ न करने का फैसला किया और गुलैन के साथ गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठ गई। हालांकि बिना स्टूल के डिब्बे में चढ़ना शियाओवेई के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य साबित हुआ। छोटे पैरों और दुबले पतले शरीर के कारण शियाओवेई को गाड़ी में चढ़ने में कठिनाई हो रही थी। उसकी परेशानी देखकर गुलैन ने आह भरी और मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। शियाओवेई हिचकिचाई, एक आदमी का हाथ पकड़ने की बात सोचकर वह घबरा गई। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे, वह यूं ही उसका हाथ कैसे पकड़ सकती थी? वह क्या सोच रहा होगा? उसने अपनी झिझक पर काबू पाकर खुद ही गाड़ी में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रहीं। उसकी झिझक को देखकर गुलैन का व्यवहार एकदम ठंडा पड़ गया और उसने एक सख्त अल्टीमेटम देते हुए कहा, मेरा हाथ थाम लो वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। उसके शब्दों ने उसे बहुत कम विकल्प दिए। एक गहरी सांस लेते हुए शियाओवेई ने अनिच्छा से हाथ बढ़ाया और अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। इससे पहले कि वह पूरी तरह समझ पाती कि क्या हो रहा है, गुलैन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और आश्चर्यजनक रूप से ताकत का प्रदर्शन करते हुए उसे ऊपर उठा लिया। वह मानो हवा में उड़ती हुई आई और कुछ ही पलों में खुद को उसके बगल में बैठी हुई पाई। इस अनुभव ने उसे स्तब्ध कर दिया और वह सोचने लगी, अभी अभी क्या हुआ? वह जानती थी कि गुलैन महाराज का निजी अंगरक्षक है और निस्संदेह बलवान है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह कितना शक्तिशाली हो सकता है, जिसने उसे इतनी आसानी से उठा लिया मानो उसका वजन न के बराबर हो। शियाओवेई उसके बगल में बैठ गई, लेकिन उसने उनसे कुछ दूरी बनाने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह और दूर खिसक पाती, उसने उसे एक सख्त चेतावनी देते हुए सुना, अगर तुम और दूर खिसकती रही तो गाड़ी चलाते ही तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। उसकी ठंडी निगाहें उस पर टिकी थीं और उसने आगे कहा, अगर तुम इस गाड़ी से गिरकर खुद को चोट पहुंचाना नहीं चाहती तो बेहतर है कि मुझे पकड़ लो। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी की गति धीमी नहीं करूंगा या रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। उसके कठोर शब्दों पर शियाओवेई ने मुंह बनाया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने हिचकिचाते हुए उसकी कमर पर उसके वस्त्र का किनारा पकड़ लिया, जिससे वह अकड़ गया। घबराकर उसने गला साफ किया और अपनी बात सुधारते हुए कहा, मेरा मतलब है मेरी बांह पकड़ो, मेरी कमर नहीं। उसके इस कथन पर शियाओवेई का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने तुरंत अपना हाथ उसकी कमर से हटाकर घोड़ों की लगाम पकड़े हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और नजरें झुका लीं, क्योंकि उसे उन दोनों के बीच की असहजता महसूस हो रही थी। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर गुलैन ने गहरी सांस ली और घोषणा की, गाड़ी चल रही है, ताकि यांग निंग और झेंग लियांग को उनके प्रस्थान के बारे में सूचित किया जा सके और उन्हें अपना संतुलन बनाए रखने के लिए कसकर पकड़ने की याद दिलाई जा सके। इतना कहते ही उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उसके शरीर में शियाओवेई के बैठने से अकड़न सी महसूस हो रही थी। वह वाकई बहुत जिद्दी थी, और अगर ऐसा न होता कि महाराज और राजकुमारी के साथ सिर्फ 2 ही लोग थे तो वह उसे बाकी नौकरों के साथ दूसरी गाड़ी में बिठा देता। लेकिन हालात ऐसे थे कि उसके पास उसे अपने बगल में बिठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम पहुंच गए हैं, गुलैन ने घोषणा की जैसे ही गाड़ी उनके गंतव्य पर रुकी। वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और महाराज और राजकुमारी को साथ ले जाने से पहले शियाओवेई की सहायता करने का इरादा रखता था। हालांकि इससे पहले कि वह शियाओवेई की मदद करने के लिए दूसरी तरफ पहुंच पाता, वह अचानक गाड़ी से कूद गई, मानो वह इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। गाड़ी की ऊंचाई और उसके छोटे कद के कारण उतरते ही वह थोड़ी लड़खड़ा गई, लेकिन बिना कोई हंगामा किए उसने खुद को संभाल लिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा और जमीन पर संभल कर खड़ी हो गई और राहत की सांस लेते हुए अपनी छाती थपथपाई। इस बात के लिए आभारी थी कि वह शर्मनाक तरीके से नहीं गिरी थी। दूसरी तरफ खड़ी गुलैन उसके उतरने के तरीके पर मन ही मन चिढ़ गई। उसे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि क्या वह उसके बगल में बैठने की इतनी विरोधी थी कि उसने गिरने का जोखिम उठाना बेहतर समझा बजाय इसके कि वह उसकी मदद करे। उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, गहरी सांस ली और सिर हिलाकर अपना ध्यान अपने कर्तव्य पर केंद्रित किया। फिर वे झेंग लियांग और युवराजना को रथ से उतरने में सहायता करने गए। रथ का दरवाजा खोलने से पहले उन्होंने आसपास के वातावरण का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति या संभावित खतरा न हो। आज रात वह एक पल के लिए भी लापरवाही नहीं कर सकता था। वे मेले के लिए केंद्रीय बाजार में गए थे, जो एक भीड़भाड़ वाला और संभावित रूप से जोखिम भरा स्थान था। उसे महामहिम और युवराजश्री के साथ रहना था और हर समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। अंडरस्को गुलैन ने दरवाजा खोला और झेंग लियांग झट से बाहर निकल गया। गुलैन राजकुमारी की मदद करना चाहता था, लेकिन झेंग लियांग की तीखी नज़र ने उसे एक तरफ हटने पर मजबूर कर दिया। इस बातचीत से अनभिज्ञ यांग निंग ने ऊपर देखा जब झेंग लियांग रथ के सामने खड़ा हो गया। उसने मदद की उम्मीद में अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन पहले की तरह ही उसने उसका हाथ नहीं पकड़ा बल्कि उसे कमर से पकड़कर जहाज से उतारा। यांग निंग उसकी इस अप्रत्याशित हरकत पर आश्चर्य से चीख पड़ी।
वह वाकई एक अवसरवादी व्यक्ति है। फिर भी इस बार अपनी आदत के अनुसार तीखी निगाहों के बजाय उसका ध्यान पूरी तरह से रात्रि बाजार के मोहक आकर्षण में डूबा हुआ था। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि वह जल्दी से उतर जाए और केंद्रीय बाजार की हलचल भरी गलियों का भ्रमण करने के लिए उत्सुक हो। सामने का नज़ारा देखकर यांग निंग पूरी तरह से दंग रह गई। वह अपनी हैरानी छिपा नहीं पाए और बोली, वाह, ये कितना सुंदर है। अविश्वास से चारों ओर देखते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। केंद्रीय बाजार का जीवंत और मनमोहक वातावरण उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था, जिसने इस अनुभव को उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक आकर्षक और रोमांचक बना दिया। केंद्रीय बाजार की चहल पहल भरी सड़कें लोगों से खचाखच भरी थीं, जिससे एक जीवंत और ऊर्जावान वातावरण बन गया था। आसमान में अंधेरा छा गया था और पूर्णिमा का चांद निकल आया था, जो पूरे इलाके में हल्की रोशनी बिखेर रहा था। रंग बिरंगे डिजाइनर लालटेनों से सड़कें जगमगा उठी, जिससे रात तारों भरे आकाश के समान एक मनमोहक दृश्य में तब्दील हो गई। सड़कों पर जगह जगह स्टॉल लगे हुए थे, जिनमें तरह तरह के सामान और मिठाइयाँ बिक रही थीं। विक्रेता कपड़ों और स्थानीय व्यंजनों से लेकर बच्चों के खिलौनों और महिलाओं के लिए सजे धजे गहनों तक सब कुछ बेच रहे थे। भीड़ रंग बिरंगे चमकदार परिधानों से भरी हुई थी, जिसमें कुलीन परिवारों सहित समाज के हर वर्ग के लोग व्यस्त केंद्रीय बाजार में एक साथ मिल रहे थे। शिलिंग शहर में उनके पिछले अनुभवों के विपरीत, जहां रात के कर्फ्यू के कारण बाजार आमतौर पर जल्दी बंद हो जाते थे, राजधानी का केंद्रीय बाजार इस विशेष अवसर पर देर तक खुला रहा। रात के कर्फ्यू के हटने से लोगों को उत्सव में पूरी तरह से डूबने और चांदनी रात में अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का अवसर मिला। खूबसूरत वसंत उत्सव को देखकर यांग निंग की आंखें उत्साह से चमक उठी और जेंग लियांग के चेहरे पर भी संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वह उसकी खुशी सुनिश्चित करना चाहता था और उसे महल की चारदीवारी में घुटन महसूस होने से बचाना चाहता था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे यह अनुभव बहुत पसंद आया। क्या तुम पूरी रात यहीं खड़े रहने का इरादा रखती हो? याद रखो, हमें 2 घंटे से भी कम समय में निकलना है, उसने यांग निंग को याद दिलाया, ताकि वह वसंत उत्सव में अपने समय का भरपूर लाभ उठा सके और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सके कि वे अपने निर्धारित समय से अधिक समय तक न रुकें। अरे, तुम सही कह रही हो, जेंग लियांग के याद दिलाने पर यांग निंग होश में आते हुए बोली। उसने उत्साह से ताली बजाई, फिर शियाओवेई को पकड़कर उत्सुकता से कहा, शियाओवेई, चलो उस स्टॉल पर चलते हैं। लगता है वहाँ रंग बिरंगी हेयरपिन बिक रही हैं। किसी को पता भी नहीं चला और यांग निंग और शियाओवेई एक स्टॉल की ओर बढ़ चुकी थीं। जेंग लियांग वहीं खड़ा रह गया, कुछ पल के लिए अवाक रह गया, अपनी पत्नी को शियाओवेई को अपने साथ ले जाते हुए देखता रहा, मानो वह उसे भूल ही गई हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसे इस तरह पीछे छोड़ आई है। जेंग लियांग के पीछे खड़ी गुलैन ने उसके उदास चेहरे को देखकर असहजता से गला साफ किया। महाराज, मुझे यकीन है कि युवराज अष्टा आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने आपको खरीदारी में साथ चलने के लिए नहीं कहा। वह आपको भूली नहीं होंगी, उसने कुछ सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन उन शब्दों ने जेंग लियांग को और भी ज्यादा चोट पहुंचाई। उसे भूल जाना, भला कोई उसके जैसे इतने आकर्षक और महत्वपूर्ण व्यक्ति को कैसे भूल सकता है। यांग निंग खुशी खुशी एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर जा रही थी, उसका हाथ शियाओवेई से जुड़ा हुआ था, वहीं जेंग लियांग उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसका पहले का संतुष्ट चेहरा अब उदास और भौहें चढ़ा हुआ दिख रहा था। जब वह यांग निंग को वसंत उत्सव में लेकर आया था, तब उसने ऐसा नहीं सोचा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसके साथ अच्छा समय बिताने की बजाय शियाओवेई के साथ खरीदारी करने में अधिक रुचि रखती है, और असंतोष से उसके होठों पर एक असामान्य सी उदासी छा गई। वह रूठते हुए भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे लगन से चल रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी एक खाने की दुकान पर रुकी है, जहां मैरिनेट किए हुए मेमने के कबाब बिक रहे थे, जो वहां के स्थानीय लोगों में काफी लोकप्रिय व्यंजन है। दुकान ग्राहकों से भरी हुई थी, जो बेसब्री से अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। अपना ऑर्डर देने के बाद यांग निंग और शियाओवेई धैर्यपूर्वक अपने शॉपिंग बैग का निरीक्षण करते हुए प्रतीक्षा कर रही थीं। देखने में वे 2 साधारण महिलाएं लग रही थीं, जो खुशी खुशी खरीदारी कर रही थीं और वसंत उत्सव के उल्लास का आनंद ले रही थीं। हालांकि पास खड़े कुछ पुरुष यांग निंग की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। बाजार में कई खूबसूरत महिलाएं थीं, लेकिन यांग निंग अपनी स्वाभाविक सुंदरता से अलग दिख रही थीं, जिसे उनके सुरुचिपूर्ण हल्के नीले गाउन ने और भी निखार दिया था, मानो वह अंधेरी रात में चमक रही हों। सभी पुरुष यांग निंग को निहार रहे थे, उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे, और उनमें से एक ने टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका, किनचेंग, क्या तुमने उस लड़की को देखा है? वह बेहद खूबसूरत है, वह किसी कुलीन महिला जैसी दिखती है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस परिवार से है। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। किनचेंग नाम के व्यक्ति ने यांग निंग को सिर से पैर तक निहारते हुए अपने सामने खड़ी सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए अपनी आंखें सिकुड़ीं। उसकी निगाहें इस नए आकर्षण के प्रति वासना और लालसा से भरी हुई थीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? उसके दोस्त ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। भले ही वह कुलीन महिला हो, क्या वह तुम्हारे दर्जे की हो सकती है? तुम किन परिवार के युवा मालिक हो? तुम्हारे पिता और बड़े भाई राजमहल में काम करते हैं। तुम्हें किस बात का डर है? जाओ और उसे अपना बना लो। उसके दोस्त ने उसे प्रोत्साहित किया और उस खूबसूरत महिला का पीछा करने के लिए उकसाया जो उनके इलाके में आई थी। किनचेंग ने गर्व से मुस्कुराते हुए अहंकार से भरी आंखों से यांग निंग को देखा। उसकी मनमोहक उपस्थिति ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। अपने मित्र के प्रोत्साहन से उसने उससे संपर्क करने का फैसला किया और इस आकर्षक महिला को अपना बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। हालांकि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साहसी इरादे उसे उसकी प्यारी पत्नी की रक्षा करने वाले दानव के साथ एक अप्रत्याशित मुठभेड़ की ओर ले जाएंगे। वह व्यक्ति आत्मविश्वास से यांग निंग और शियाओवेई के पास पहुंचा, जो खाने के स्टॉल पर धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। उसने यांग निंग की ओर देखा और बोला, क्या आप राजधानी में नहीं हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। यांग निंग ने अचानक उसके पास आए उस आदमी को घूर कर देखा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उस पर शराब की गंध महसूस की।
उसके आलीशान रेशमी वस्त्र और स्पष्ट रूप से कुलीन स्थिति के बावजूद उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। कोई हंगामा खड़ा होने से बचने के लिए उसने उपहास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया और उसकी उपस्थिति को अनदेखा करते हुए उसकी ओर पीठ फेर ली। ओह, मैं आपको नहीं जानती। अब अगर आप मुझे जाने की अनुमति दें। उस महिला के उदासीन रवैये को देखकर किनचेंग का चेहरा बिगड़ गया। महिलाएं आमतौर पर उसकी प्रतिष्ठा और उसके आकर्षक चेहरे से आकर्षित होकर उसकी चापलूसी करती थीं, जो अपनी एक साधारण मुस्कान से ही दिलों को धड़का सकता था। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसे कचरे के सिवा कर दिया। यांग निंग की उदासीनता से अपमानित महसूस करते हुए किनचेंग ने अपना रुतबा जताने की कोशिश की। लगता है तुम यहाँ नए हो, इसीलिए मुझे पहचान नहीं रहे। अगर तुम्हें मेरे परिवार का नाम पता होता तो तुम मुझे नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं करते। अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग लो और आज रात मेरे साथ रहो तो शायद मैं तुम्हारी बदतमीजी को माफ़ कर दूं, उसने घमंड से कहा। हालांकि यांग निंग ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और लापरवाही से शियाओवेई से कहा, यहाँ मच्छर तो बड़े ही जिद्दी लग रहे हैं। सच में परेशान करने वाले हैं, है ना? शियाओवेई ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी मालकिन को जवाब दिया, महारानी कृपया इन उद्दंड मच्छरों को अनदेखा करें। इन्हें कुचलने के लिए बनाया गया है, ध्यान देकर सम्मान देने के लिए नहीं। किनचेंग को मच्छर कहना उसके गुस्से को और भड़काने का काम करता था और इस तरह से बर्खास्त किए जाने पर वह अपने बढ़ते गुस्से को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता रहा। तुम खुद को क्या समझती हो, कमीनी? उस आदमी ने गाली दी और यांग निंग को सबक सिखाने की तैयारी करने लगा। वह किन परिवार के युवा मुखिया हैं और किसी के भी द्वारा नज़रअंदाज किए जाने को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं। इससे पहले कि वह यांग निंग के कंधे पर हाथ रखकर उसे घुमाकर उसका सामना करवा पाता। थप्पड़। एक साधारण महिला से अपमानजनक बातें सुनकर किनचेंग का चेहरा उतर आया, जबकि उसे किनचेंग की रुचि के लिए आभारी होना चाहिए था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने इतना घमंड दिखाने की और उसे इतनी बेइज्जती से ठुकराने की? मच्छर। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी तुलना एक घिनौने मच्छर से करने की? उसका गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था जब उसने देखा कि यांग निंग और शियाओवेई उसे मुंह मोड़कर उसकी मौजूदगी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही हैं। तू कुतिया, उसने गुस्से में कहा और यांग निंग को सबक सिखाने की तैयारी करने लगा। वह किसी से भी नज़रअंदाज होना बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी नहीं। उसने यांग निंग को जबरदस्ती अपनी ओर मोड़ने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ उसके कंधे पर पड़ता उसे हिंसक रूप से झटक कर हटा दिया गया। थप्पड़। अचानक पड़े थप्पड़ से किनचेंग के गाल पर जोरदार चोट लगी और वह दर्द से चीख उठा। कुछ समझ पाने से पहले ही एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे पीछे की ओर मोड़ दिया। दर्द से कराहते हुए उसे एहसास हुआ कि अब वह एक अनजान हमलावर के रहमो करम पर है। तुम कौन हो? क्या तुम पागल हो? मेरा हाथ छोड़ो, किनचेंग चिल्लाया। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि आसपास खड़े लोग उसकी इस शर्मनाक स्थिति पर हंस रहे थे। उस पर हमला करने वाले व्यक्ति ने बढ़िया रेशमी वस्त्र पहने थे और उसके हाव भाव में कुलीनता झलक रही थी, लेकिन उस महिला की तरह वह भी स्थानीय निवासी नहीं लग रहा था। अगर वह कुलीन था तो किनचेंग ने उसे कभी किसी कुलीन पार्टी या समारोह में क्यों नहीं देखा था? किनचेंग के लिए स्थिति और भी पेचीदा होती जा रही थी। यांग निंग, जो बेसब्री से अपने स्वादिष्ट मेमने के कबाब का इंतजार कर रही थी, पीछे से आती दर्द भरी चीख और शोर सुनकर चौंक गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे झेंग लियांग उस आदमी का हाथ मरोड़ते हुए, जो उसे परेशान कर रहा था, उसकी पीठ के पीछे धकेलते हुए दिखाई दिया। झेंग लियांग की आंखें गुस्से से काली पड़ गईं और यह स्पष्ट था कि वह बहुत क्रोधित थे। जी भर के खरीदारी के उत्साह में यांग निंग क्षण भर के लिए अपने पति के बारे में भूल गई थी, जो एक परछाई की तरह उसका पीछा कर रहा था। उसकी निगाहें एक पल के लिए भी उससे नहीं हट रही थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ये भूल गई थी कि उसका एक पति भी है। अगर उसने उस शराबी और विकृत व्यक्ति से न निपटने का फैसला भी किया होता तो वह झेंग लियांग से स्थिति को अनदेखा करने की उम्मीद कैसे कर सकती थी? ये तो उसके स्वभाव में था ही नहीं। किनचेंग के दोस्त, जो पहले तो इस स्थिति से खुश थे और किनचेंग को उन दो महिलाओं से बात करने जाते देखकर हंस रहे थे, अचानक घटनाक्रम के इस मोड़ से स्तब्ध रह गए। आखिर हो क्या रहा है? स्थिति इस तरह क्यों उत्पन्न हो गई? वे सोचने लगे। वे जल्दी से उठ खड़े हुए अपने दोस्त की मदद करने के इरादे से, लेकिन उनका रास्ता एक हटे कट्टे आदमी ने रोक लिया, जो उन्हें बेपरवाह निगाहों से घूर रहा था। गू लैन ने उन दोनों आदमियों को घूरते हुए कड़ी धमकी दी, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अपनी टांगें तोड़ लो। कोशिश करके देखो। दोनों व्यक्तियों ने घबराहट भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा और फिर दर्द से कराह रहे किनचेंग की ओर देखा। गू लैन के चेहरे पर दिख रहे भय से स्पष्ट था कि वह गंभीर था। यदि वे हस्तक्षेप करके अपने मित्र की मदद करने का प्रयास करते तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। इसलिए उन्होंने समझदारी से अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी। हम उसे नहीं जानते, हम तो बस ये देखने के लिए उस दिशा में जा रहे थे कि क्या हो रहा है, दोनों ने एक साथ हकलाते हुए कहा और किनचेंग से किसी भी तरह के संबंध से पूरी तरह इनकार कर दिया। अपने दोस्तों द्वारा उपेक्षित महसूस करते हुए किनचेंग ने मदद के लिए पुकार लगाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? आओ और इस कमीने को पकड़ो। हालांकि उसके दोस्त उससे दूरी बनाए रखते रहे, मानो वे किनचेंग को जानते ही न हों। इस स्थिति में आत्मरक्षा वफादारी से अधिक महत्वपूर्ण हो गई। अपने दोस्तों को उससे मुंह मोड़ते देख किनचेंग की भौहें तन गईं। उसने झेंग लियांग को घूरते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो। क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं किनचेंग हूँ, किन परिवार का सबसे छोटा मुखिया। मेरे पिता और भाई राजमहल में सेवा करते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने कर्मों के फल से बच जाओगे? झेंग लियांग ने इस साहसी बयान पर अपनी भौहें चढ़ाते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, देखते हैं अंत में कौन खड़ा रहता है। यांग निंग ने देखा कि किनचेंग के दोस्तों ने उसे छोड़ दिया है और उसकी दयनीय हालत देखकर वह आह भरे बिना नहीं रह सकी। वह झेंग लियांग के पास गई और धीरे से उसकी बाँह थपथपाते हुए उससे किनचेंग का हाथ मरोड़ना बंद करने का आग्रह किया। उसका हाथ मरोड़ना बंद करो, कहीं टूट न जाए, उसने शांत भाव से कहा।
जेंग लियांग का माथा और भी सिकुड़ गया जब उसने अपनी पत्नी को उस आदमी का बचाव करते देखा जिसने उसे परेशान किया था और उसे उस दर्द से बचा रही थी जो वह खुद उसे दे रहा था। उसने यांग निंग की ओर देखा, उसकी आंखों में निराशा और चिंता का मिलाजुला भाव था, और उसने किन चेंग के हाथ पर दबाव बढ़ा दिया जिससे वह आदमी और जोर से चिल्ला उठा। तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है? जेंग लियांग की आवाज़ में झुंझलाहट थी। उसने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसकी गुर्राहट सुनकर किनचेंग डर से कांप उठा और उसे अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। यांग निंग ने अपने पति की तीखी निगाहों का सामना किया और बिना विचलित हुए शांत भाव से जवाब दिया, मुझे उसके हाथ की चिंता नहीं है, बल्कि आपके हाथ की चिंता है। उसके जैसे बदमाश को छूने से आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। जेंग लियांग ने उसे एक पल के लिए देखा, उसकी आंखों में संतुष्टि का भाव था। अगर उसने उस आदमी की भलाई के लिए थोड़ी भी चिंता दिखाई होती तो वह बिना किसी झिझक के उसकी जान ले लेता। लेकिन ये समझकर कि उसकी मुख्य चिंता उसके हाथ गंदे होने को लेकर थी, उसे उसके हस्तक्षेप के असली कारणों का पता चल गया। यांग निंग उसे मुस्कुराते हुए देखकर खिलखिला उठा और लगभग उसका हाथ कुचल ही दिया। सचमुच वह इंसान के भेष में एक शैतान था। जब दंपति एक भावुक क्षण साझा कर रहे थे तो लगभग कुचले हुए हाथ वाला व्यक्ति दर्द से करा उठा। जब किनचेंग ने उस व्यक्ति को महिला को अपनी पत्नी कहते सुना तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके पहनावे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह विवाहित है। हालांकि किनचेंग के लिए यह बात मायने नहीं रखती कि वह विवाहित है या नहीं, लेकिन उसके पति के बारे में सोचते हुए वह शायद अपने विचार पर पुनर्विचार कर लेता। आखिरकार वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बेतरतीब ढंग से अपने शिकार का चयन करता हो। ये समझते हुए कि वह गहरी मुसीबत में है और उस व्यक्ति का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं है, उसने अपनी रणनीति बदलने का विकल्प चुना। मैं निर्दोष हूँ, मैं तो बस रास्ता पूछ रहा था, कसम से। वही मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी, किनचेंग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ये समझते हुए कि इस स्थिति में वह अकेला है। खुद को बचाने की कोशिश में उसने सोचा कि अगर समय को पीछे नहीं किया जा सकता तो कम से कम वह सारा दोष उस औरत पर डाल सकता है। यांग निंग ने उस आदमी के अचानक बयान बदलने पर उपहास किया। धिक्कार है उस बदमाश पर, उसमें सीधे उसके सामने झूठ बोलने की कितनी धृष्टता थी। हालांकि उसने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने दुस्साहपूर्वक उसे ही फंसाने का फैसला किया। उसकी इस घोर मूर्खता पर सिर हिलाते हुए यांग निंग ने कहा, मैंने तुम्हें मदद की पेशकश की थी, लेकिन लगता है अब तो दैवीय हस्तक्षेप भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ में व्यंग्य झलक रहा था जब उसने उस आदमी को देखा जिसका चेहरा गहरे लाल रंग से चमक रहा था और उसका हाथ टूटने की कगार पर था। उसकी निगाहें जेंग लियांग पर टिक गईं, जिसकी आंखों में उस आदमी के दुस्साहसी आरोप को देखकर और भी ठंडक आ गई। बिना कुछ कहे जेंग लियांग ने उस आदमी के घुटनों के पीछे एक जोरदार लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी उसने उस आदमी का हाथ कसकर नहीं पकड़ा। पतिदेव, इस आदमी की धृष्टता पर विश्वास कीजिए। मुझ पर उसे लुभाने की कोशिश करने का आरोप लगा रहा है। जब मेरे साथ इतना सुंदर और आकर्षक पुरुष है तो मैं किसी और की तरफ देखूंगी भी क्यों? प्रभाव बढ़ाने के लिए और शायद थोड़ी शरारत दिखाने के लिए उसने शरारती अंदाज में जेंग लियांग की बांह पर कोहनी मारी और मुंह फुला लिया। जेंग लियांग अपनी पत्नी के प्यारे से व्यवहार को देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने उस आदमी का हाथ लगभग छोड़ ही दिया था। लेकिन यांग निंग के पास आने की उस दुस्साहस भरी कोशिश को याद करके उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। एक तेज और जोरदार झटके के साथ हड्डी के टूटने की आवाज़ हवा में गूंज उठी। तभी जेंग लियांग ने अपनी पकड़ ढीली की। उस आदमी ने दर्द से कराहते हुए जोरदार चीख मारी और हार मानकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ की असामान्य स्थिरता से स्पष्ट था कि वह टूट गया था। अचानक हुई इस क्रूरता से यांग निंग स्तब्ध रह गई और उसने गहरी सांस ली। हालांकि उस आदमी द्वारा पहले किए गए दोष को उस पर मरने के प्रयास को याद करके उसके मन में बची हुई थोड़ी बहुत सहानुभूति भी गायब हो गई। उसने घृणा से जीभ चटकाते हुए कहा, छी, मुझे तुम्हारे पिता और भाई पर सचमुच तरस आता है। तुम उनके नाम पर कलंक हो। जेंग लियांग ने अपने हाथों से धूल झाड़ी और अपने पास मौजूद रुमाल से उन्हें अच्छी तरह साफ किया। वह उन हाथों से अपनी पत्नी को छूना नहीं चाहता था जिनसे उसने उस आदमी को छुआ था जिसने उसका अपमान किया था। संतुष्ट होने के बाद वह यांग निंग के बगल में खड़ा हो गया, उसके पीठ पर धीरे से हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींच लिया। यांग निंग के बगल में खड़े जेंग लियांग ने जमीन पर तड़पते हुए आदमी को खौफनाक निगाहों से देखा। तुम्हें अपने पिता और बड़े भाई का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्हीं की वजह से तुम अभी भी जिंदा हो और तुम्हारा ये हाथ अभी भी तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर वे न होते तो मैं अब तक तुम्हारा हाथ काट चुका होता, उसने गुस्से भरी आवाज में चेतावनी दी। धूल से सना और आंसुओं से भीगा चेहरा लिए उस आदमी ने किसी तरह अपना सिर उठाया, उसकी आवाज कांप रही थी। कौन हो तुम? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? बोलते समय भी उसके शब्दों में स्पष्ट झिझक थी, जो जेंग लियांग के और अधिक क्रोध को भड़काने के उसके डर का साफ संकेत था। जेंग लियांग हंसते हुए बोला, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उसने बेपरवाही से जवाब दिया और फिर बोला, ये बात दिल में बिठा लो, कभी किसी औरत को परेशान मत करना, क्योंकि अगली बार तुम्हें सिर्फ टूटे हुए हाथ की ही चिंता नहीं करनी पड़ेगी, समझे? उसकी आवाज़ में चेतावनी का पुट था। उस आदमी ने अपनी जीभ काट ली और सिर झुका लिया, दर्द से कराहता रहा। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि कोई उसकी मदद के लिए आ जाए। उसकी हालत को देखते हुए घर तक पैदल जाना न केवल उसके लिए अपमानजनक होगा, बल्कि एक दर्दनाक परीक्षा भी होगी। जेंग लियांग ने सिसकते हुए आदमी पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह यांग निंग की ओर मुड़ा और धीरे से उसकी पीठ सहलाने लगा। उसकी आवाज़ नरम पड़ते हुए उसने पूछा, मेरी प्यारी, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? यांग निंग ने ऊपर उसकी ओर देखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में भोलापन झलक रहा था। और मेरे मेमने के कबाब, मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, मैं इन्हें चखना चाहती थी। वह खास तौर पर उन लजीज मेमने के कबाबों के लिए आई थी और स्वाद चखने के लिए धैर्यपूर्वक कतार में भी लगी थी।
क्या वह महज एक असहमति के कारण उन्हें चखे बिना ही चली जाएगी? मेले की उसकी यात्रा के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। झेंग लियांग ने खाने के स्टॉल पर नजर घुमाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली और आसपास खड़े लोगों के हैरान चेहरों को देखा। कई लोग किनचेंग और उसके अयाश स्वभाव से वाकिफ थे, लेकिन किसी को इस तरह उसके खिलाफ खड़े होते देखना असाधारण था। वे सभी उस साहसी दंपति की पहचान का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने किन परिवार के एक सदस्य का सीधे सामना करने का साहस दिखाया था। ग्राहकों की कतार से अलग होकर दुकानदार अपनी तंद्रा से जागा और जल्दी से उनके पास पहुंचा और यांग निंग को मेमने के कबाब पेश किए। महामहिम, आपके मेमने के कबाब, उसने विनम्रता से कहा। कृपया इनका आनंद लें। यांग निंग को परोसी गई इतनी बड़ी मात्रा देखकर आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने इतनी सारी चीजें ऑर्डर नहीं की थी, उसने सचमुच अचंभित होकर कहा। दुकानदार ने झट से सिर हिलाया और पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, ये मेरी तरफ से शुल्क हैं महोदया। कृपया इन्हें ले लीजिए। महिला के सुरुचिपूर्ण पहनावे और किन परिवार के कुख्यात युवा स्वामी के सामने खड़े होने के साहस से स्पष्ट था कि वे कोई साधारण रईस नहीं थे। प्रतिष्ठित किन परिवार को चुनौती देने का उनका दुस्साहस दर्शाता था कि उन्हें महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा वह उनसे किसी भी तरह के टकराव का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। साथ ही वे जितनी देर तक रुकते, शाम के उसके कारोबार में बाधा पड़ने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती। उन्हें अपनी दुकान पर एक और झगड़े की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। झेंग लियांग दुकानदार के सम्मानजनक रवैये से प्रसन्न हुआ और उसने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का निर्णय लिया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, सोने के सिक्कों से भरी थैली निकाली और आश्चर्यचकित दुकानदार को सौंप दी। इसे ले लो, ये तुम्हारे मेमने के कबाब के लिए है, झेंग लियांग ने जोर देकर कहा। उनकी उदारता स्पष्ट थी। विक्रेता की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उसके सामने जो रकम थी वह उसकी सबसे अच्छी कमाई से भी कहीं ज्यादा थी। उसकी सीपियां, जिनसे आमतौर पर उसे मुट्ठी भर तांबे के सिक्के ही मिलते थे, कभी भी इस सोने के खजाने के बराबर नहीं हो सकती थीं। इस थैली में ही पूरे साल की कमाई के बराबर रकम थी और वह इसे कुछ ही कबाबों से हासिल कर रहा था। महाराज, सिर्फ कुछ भीड़ के कबाबों के लिए इतनी बड़ी रकम? मुझे नहीं लगता कि यह उचित है, उसने हिचकिचाहट और इतनी उदारता को स्वीकार करने में चिंता जताते हुए कहा। झेंग लियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी पत्नी को आपके बनाए हुए मेमने के कबाब बहुत पसंद आए। इसे आपकी पाक कला के लिए हमारी प्रशंसा का प्रतीक समझें। वह थोड़ी देर रुके, उनकी आवाज़ में गंभीरता आ गई। जो मेरी पत्नी को प्रसन्न करते हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ। वहीं जो उनका अनादर करते हैं, उन्हें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने जमीन पर पड़े आदमी की ओर देखते हुए कहा। विक्रेता ने खतरे को भांपते हुए गहरी सांस ली। उसकी निगाहें क्षण भर के लिए गिरे हुए व्यक्ति पर पड़ी, फिर उसने आदर और सावधानी के मिले जुले भाव से झेंग लियांग की ओर देखा। धन्यवाद महाराज, मैं पूरी तरह समझ गया। मैं भविष्य में भी आपको सर्वोत्तम कबाब परोसने का पूरा प्रयास करूंगा, उसने इस रहस्यमय दंपति का विश्वास जीतने की चाह में गंभीरता से उत्तर दिया। झेंग लियांग ने विक्रेता से और कुछ नहीं कहा और केवल यांग निंग की ओर देखकर कहा, चलें मेरी जान। यांग निंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वह पहले से ही एक सीख का स्वाद ले रही थी। ठीक है, चलो अब चलते हैं। सीख को संभालते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े हुए खरीदारी के थैले उसे थमा दिए। गु लैन और शियाओवेई दोनों आगे बढ़े और झेंग लियांग के हाथों से थैले छीनने की कोशिश की। हालांकि झेंग लियांग की एक संक्षिप्त लेकिन सख्त नज़र ने उन दोनों को तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ झेंग लियांग ने खुशी खुशी अपनी पत्नी के बैग ले जाने की जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि वह अपने कबाब का आनंद ले रही थी और यहाँ तक कि उसे भी एक टुकड़ा खाने के लिए मना रही थी। रात बिल्कुल वैसी ही गुजरी जैसा उसने अनुमान लगाया था। मेले के दौरान यांग निंग की स्पष्ट खुशी ने न केवल माहौल को खुशनुमा बना दिया, बल्कि उनके बीच एक गहरा बंधन भी स्थापित किया। उनकी बातचीत अधिक सहज और स्वाभाविक हो गई, मानो किसी आम प्रेमी जोड़े की तरह हो। हालांकि एक पल के लिए थोड़ी असहजता जरूर हुई, लेकिन अंत हमेशा की तरह सुखद रहा। जब दंपति गु लैन और शियाओवेई के साथ गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। फटे पुराने काले वस्त्र पहने और धूल से सनी एक महिला अचानक अंधेरे से निकली। उसके बिखरे बाल और धूल से सना चेहरा देखकर लग रहा था कि उसने कई दिनों, शायद हफ्तों से ठीक से स्नान नहीं किया था। वह झपट्टा मारकर आगे बढ़ी और यांग निंग का हाथ पकड़ लिया। उसके अचानक आगे बढ़ने से यांग निंग चौंक गई और इसी दौरान उसके हाथ से सीखें गिर गईं। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। यकीन नहीं होता कि मैं इन्हें चखने से लगभग चूक गई थी, यांग निंग ने अपने हाथ में पकड़े मेमने के कबाब का स्वाद लेते हुए कहा। दंपति अपनी गाड़ी की ओर वापस चल पड़े। सामान्य परिस्थितियों में गु लैन ने गाड़ी तैयार रखने की व्यवस्था की होती, लेकिन वसंत उत्सव के दौरान केंद्रीय बाजार जैसी हलचल भरी जगह पर होने के कारण युवराज और राजकुमारी के रूप में उनकी शाही पहचान पर ध्यान आकर्षित किए बिना उनके लिए चुपके से गाड़ी लाना असंभव था। यांग निंग के शॉपिंग बैग लिए हुए झेंग लियांग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैंने ये आपके लिए खरीदे, वरना आप मुझे इस स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन से लगभग वंचित करने के लिए कभी माफ नहीं करती। आप मुझे निश्चित रूप से अतिथि कक्ष में भेज देती। उन्होंने चंचल लहजे में ये संकेत देते हुए कहा कि यांग निंग कितनी आसानी से उन्हें इस तरह की सजाएं दे देती हैं। यांग निंग खिलखिलाकर हंसी और शरारती अंदाज में कोहनी से उसे धक्का दिया। अरे, मैं हमेशा ऐसे ही धमकियां नहीं देती, उसने चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, जब तक तुम मेरे लिए ये मेमने के कबाब नहीं लाए, तब तक शायद मैंने तुमसे 2 दिन तक बात ही नहीं की होती। तुम जानते ही हो क्या होता है, अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी। उसकी शैतानी मुस्कान उसके चंचल स्वभाव को जाहिर कर रही थी। झेंग लियांग दिल खोलकर हंसा और बोला, ओह, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज़ में शरारती व्यंग्य का हल्का सा पुट था, क्योंकि वह उनकी नोकझोंक का आनंद ले रहा था।
जैसे ही दंपति अपने मधुर क्षण का आनंद ले रहे थे, बिखरे हुए काले और भूरे बालों वाली, फटे पुराने काले वस्त्र पहने और मैले चेहरे वाली एक महिला ने अपनी आंखों में द्वेषपूर्ण चमक के साथ उन पर अपनी निगाहें गड़ा दी। जैसे ही झेंग लियांग और यान निंग गाड़ी के पास पहुंचे, जहां गलियां अंधेरे में डूबी हुई थीं और केंद्रीय बाजार की तरह उनमें कोई रोशनी नहीं थी, तभी अचानक एक महिला परछाई से बाहर निकली और दंपति का रास्ता रोक दिया। यान निंग, जो बड़े चाव से मेमने के कबाब का आनंद ले रही थी, अचानक एक अपरिचित महिला के प्रकट होने और उसके हाथ पकड़ लेने से चौंक गई। घबराकर उसने अनजाने में कबाब जमीन पर गिरा दिए। अजनबी महिला के अचानक प्रकट होने से झेंग लियांग चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने जोर से महिला का हाथ झटक दिया और सहज ही यान निंग के सामने सुरक्षात्मक मुद्रा में खड़ा हो गया। इसी बीच उनके पीछे चल रहा गुलेन तेजी से आगे बढ़ा, अपनी तलवार म्यान से निकाली और महिला की ओर तान दी। महाराज और युवराज अष्टा की रक्षा के लिए तैयार। वहीं रुको, अपनी पहचान बताओ। गुलेन ने ठंडे धमकी भरे लहजे में मांग की। उसकी तेज तलवार महिला की गर्दन पर धमकी भरे अंदाज में तनी हुई थी। यान निंग सदमे में थी। उसने झेंग लियांग के वस्त्र को घबराकर और कसकर पकड़ लिया था और उस महिला को भयभीत निगाहों से देख रही थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब भयावह मुस्कान थी। वह महिला किसी भी हथियार के साथ नहीं दिख रही थी और न ही उससे कोई तत्काल खतरा था, जिससे वे उसके व्यवहार से हैरान थे। अजनबी महिला के अचानक प्रकट होने से शाओ वेई पहले तो भयभीत हो गई, लेकिन उसने तुरंत ही खुद को संभाल लिया। वह यान निंग के पास गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे सुरक्षा प्रदान की, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उसके पास आए बिना उससे होकर न गुजर सके। झेंग लियांग के चेहरे पर भयंकर क्रोध झलक रहा था, फिर भी उन्होंने स्थिति को और बिगाड़ने और यान निंग को और अधिक परेशान करने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने उस रहस्यमयी महिला को संभालने का जिम्मा गुलेन को सौंप दिया। झेंग लियांग ने धीरे से यान निंग के कांपते हुए हाथ को थपथपाया, जो उनके वस्त्र को कसकर पकड़े हुए थी, और उनके पीछे छिपी हुई यान निंग को दिलासा और आश्वासन दिया। ये समझते हुए कि महिला से कोई सीधा खतरा नहीं है, झेंग लियांग ने अपने हाथ उठाकर गुप्त रक्षकों को चुप कर रहने और जनता के सामने अपनी पहचान उजागर न करने का संकेत दिया। उस समय की स्थिति में गुप्त रक्षकों के लिए अपनी असली पहचान प्रकट करना उचित नहीं था। तलवार की नोक गर्दन पर होने से उसकी त्वचा लाल हो गई और खून बहने लगा। फिर भी उस स्त्री ने एक भयावह हंसी हंसी। उसकी निगाहें यान निंग पर टिकी थीं और उसने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो? हाँ, उसकी हंसी हवा में गूंज उठी, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और पूरे दृश्य में एक अजीब और बेचैन कर देने वाला माहौल छा गया। एक द्वेषपूर्ण निगाह से देखते हुए उस स्त्री ने भयावह स्वर में कहा, तुम्हारा भाग्य अटल है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, अतीत खुद को दोहराएगा। तुम्हारी मृत्यु किसी प्रिय व्यक्ति के हाथों होगी। उसके शब्द बीच में ही रुक गए, क्योंकि गुलेन ने तेजी से और निर्णायक रूप से उसके पेट पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह कुछ और कहने से पहले ही जमीन पर गिर पड़ी। उस महिला के दुस्साहसी और खतरनाक शब्दों को सुनकर झेंग लियांग गुस्से से दांत पीसते हुए दृढ़ आदेश देते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेतुकी बातें कहने की? गुलेन, इस महिला को मेरी नजरों से तुरंत हटाओ। उस महिला को जान से मार डालने की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन उसने ऐसा क्रूर कदम उठाने से खुद को रोक लिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यान निंग फिर कभी ऐसा हिंसक दृश्य देखे। शिनलिंग शहर से लौटते समय हुए पिछले हमले में यान निंग को जो आघात लगा था, उसे भांपते हुए झेंग लियांग ने उसे ऐसी किसी भी घटना से बचाने का दृढ़ निश्चय किया। उसने यान निंग की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देते हुए उससे निपटने में देरी करने का फैसला किया। अभी महाराज। गुलेन ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत उस महिला के दोनों हाथ पकड़कर उसे शाही जोड़े से दूर खींच लिया। घसीटे जाने के दौरान भी उसकी हंसी जारी रही। पेट पर जोरदार लात लगने से उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह लगातार डरावनी हंसी हंसती रही और ताना मारते हुए बोली, जो होना है उसे कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं। हा। हालांकि उसकी हंसी जल्द ही शांत हो गई, क्योंकि छाया रक्षकों में से एक आगे बढ़ा, गुलेन की सहायता करते हुए महिला का मुंह ढक दिया और उसे तेजी से घटनास्थल से दूर ले गया। जैसे ही गुलेन उस महिला को अपने साथ ले गई, यान निंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसके दिमाग में अजनबी के अशुभ शब्द गूंज रहे थे। अतीत खुद को दोहराएगा, उसका मतलब क्या था? उसे क्या पता है? उपन्यास में पड़े भयावह अंत के बारे में सोचते हुए यान निंग के हाथ डर से कांप रहे थे और भविष्य में मंडराती अनिश्चितता उसके मन पर छाई हुई थी। उस महिला के चले जाने के बाद झेंग लियांग ने यान निंग की ओर मुड़कर उसके ठंडे हाथों को धीरे से अपने हाथों में लिया और उसे दिलासा देते हुए कहा, कृपया उस महिला की बातों पर ध्यान मत दो। वह पागल थी, बिल्कुल बकवास कर रही थी। उसकी किसी भी बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उसकी आवाज में एक शांत स्वर था, जिससे वह उसके डर को कम करने की कोशिश कर रहा था। शांत हो जाओ, ठीक है। झेंग लियांग ने यान निंग को दिलासा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका पीला चेहरा और स्तब्ध हावभाव साफ संकेत दे रहे थे कि वह ठीक नहीं थी। उसे उसकी सेहत की चिंता सता रही थी। महिला को अन्य गार्डों की हिरासत में सौंपने के बाद गुलेन तेजी से वापस चला गया, यह महसूस करते हुए कि उसे रथ का नेतृत्व करने और महामहिम और युवराज अष्टा को वापस महल तक ले जाने के लिए तैयार रहना होगा। गुलेन, तुरंत रथ तैयार करो, हमें बिना देरी किए महल लौटना होगा। यान निंग की स्पष्ट रूप से कमजोर हालत को देखकर झेंग लियांग ने आदेश दिया। गुलेन ने आदेश को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। जी महाराज, उसने तुरंत उत्तर दिया। वह महल में शीघ्र वापसी के लिए आवश्यक तैयारियां करने में जुट गया। कोचवान की भूमिका निभाते हुए गुलेन ने गाड़ी तैयार की। इसी बीच झेंग लियांग ने यान निंग को बड़े प्यार से अपनी बाहों में उठाया, राजकुमारी की तरह उसे गोद में लिए हुए, और उसे इंतजार कर रही गाड़ी की ओर ले गए। तेजी से कदम बढ़ाते हुए वे महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचते ही यान निंग ने नाइट गाउन पहना और थकी हारी बिस्तर पर लेट गई। मेले की अफरा तफरी ने उसे इतना थका दिया था कि वह खाने की इच्छा न होने के कारण भोजन कक्ष में भी नहीं गई। उसने शियाओवेई को भी निर्देश दिया कि वह उसके कमरे में रात का खाना न लाए, क्योंकि उसे अभी भूख नहीं थी।
महल तक की पूरी यात्रा के दौरान वह उदास और उस रहस्यमयी महिला के गूढ़ शब्दों से परेशान रही। तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। उसने ऐसा क्यों कहा था? उस अजनबी को उसके बारे में क्या पता था कि उसने ऐसा दावा किया? क्या उस औरत को उसके किसी राज के बारे में कुछ पता है जो उसने अभी तक किसी को नहीं बताया है? ये जटिल विचार उसके मन में घर कर गए थे। एक गहरी आह भरते हुए यान निंग ने अपने हाथ का पिछला हिस्सा माथे पर टिकाया और उसकी निगाहें ऊपर फैले घने आकाश पर टिक गईं। गहरी सोच में डूबी हुई वह सोचने लगी, अगर उसकी बातों में सच्चाई है तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरा सारा संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा और अंत में मेरी नियति मृत्यु ही है, और इससे भी बुरा मेरे प्यारे पति झेंग लियांग के हाथों। उपन्यास में घटित घटनाओं की कल्पना करते ही उसके दिल में तीव्र पीड़ा हुई। इस समय उसका डर केवल झेंग लियांग की धारदार तलवार से मारे जाने की संभावना तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसे यह आशंका भी थी कि कहीं झेंग लियांग को कहानी की नायिका हाओ वेई से प्रेम न हो जाए। गुमनामी में खो जाने, एक भूली हुई पत्नी बनकर रह जाने और फिर एक दुखद और खूनी अंत का सामना करने का विचार उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। झेंग लियांग द्वारा हाओ वेई से अपने प्यार का इजहार करने और उन दोनों के सुखद अंत की दर्दनाक तस्वीर ने उसे जकड़ लिया था। इसीलिए मैं उससे दूर होती जा रही हूँ। अब सब कुछ बहुत जटिल हो गया है। उसने सिसकते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली ताकि आंसू रोक सके। उसने हमेशा झेंग लियांग से भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन जब से उसने उसे महज एक किरदार से बढ़कर, महज उस नायक से बढ़कर समझना शुरू किया जिसे उसे जीतना था, तब से हालात बदल गए थे। वह उससे प्यार करती थी, इतना गहरा प्यार जितना उसने इस दुनिया में या अपने पिछले जन्म में कभी किसी से नहीं किया था। उसके बिना उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ने के विचार के आगे मृत्यु का भय फीका पड़ गया। सबसे बढ़कर उसके मन में किसी और के प्रति आकर्षण पैदा होने का ख्याल ही उसके दिल में छुरा घोंपने जैसा था। यह एक ऐसी पीड़ा थी जिसे वह सहन नहीं कर सकती थी। जब वह चुपचाप सिसक रही थी, आंखें बंद किए हुए, भावनाओं और विचारों के भंवर में खोई हुई, तभी कमरे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। झेंग लियांग अपने आरामदायक रात्रि पजामे और रेशमी चोगे में दाखिल हुआ जो एक पतली डोरी से बंधा हुआ था। मुलायम कपड़े की सिलवटों से झांकती हुई उसकी मांसल छाती मोहक ढंग से दिखाई दे रही थी। उसके हाथों में एक सुनहरी थाली थी जिस पर उसके लिए मेवों से सजा हुआ और केसर के धागों से सुगंधित गर्म दूध का एक गिलास रखा था। उसे पता था कि उसने पहले अपने मेमने के कबाब नहीं खाए थे और रात का खाना छोड़ दिया था, इसलिए वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह भूखे पेट रात को न सोए। वह बहुत ही नाजुक और कोमल थी। उसे भूख से बेहाल, रात की परेशान करने वाली घटनाओं से त्रस्त और जागते हुए देखने का ख्याल ही उसके लिए असहनीय था। यान निंग को बिस्तर पर लेटे हुए, पैर किनारे से लटके हुए और आंखें बंद किए हुए देखकर उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। उसने दूध के गिलास वाली ट्रे को बगल की मेज पर रख दिया। फिर वह उसके पास गया और धीरे से बिस्तर पर बैठ गया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह चौंक न जाए। उसने देखा कि उसका हाथ उसके माथे पर टिका हुआ है, लेकिन उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें और उसकी छाती का हल्का हल्का ऊपर नीचे होना जो दबी हुई सिसकियों का संकेत दे रहा था, ने उसका ध्यान खींचा। उसकी भौहें तन गईं और चिंता से उसके होंठ एक पतली रेखा में दब गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस दिन उसने बड़ी सावधानी से उसे खुशी देने की योजना बनाई थी, उसी दिन उसे इतना दुख मिला। पहले तो वह आदमी था जिसने उसे परेशान किया था, जिससे उसने सख्ती से निपटा था, और फिर लौटते समय उस रहस्यमयी महिला ने उनका सामना किया जिसने अपने अशुभ कथनों से यान निंग को बहुत विचलित कर दिया। धीरे से उसने हाथ बढ़ाकर यान निंग के गालों से आंसू पोंछे और शांत स्वर में फुसफुसाया, ये आंसू क्यों? क्या मैंने तुम्हें यकीन नहीं दिलाया था कि वह बस एक पागल औरत थी? तुम्हें ऐसे व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कृपया रोना बंद करो, ठीक है? यान निंग ने झेंग लियांग की उपस्थिति को भांपते हुए सिसकियां ली और अपना हाथ नीचे कर लिया, जिससे उसका आंसुओं से भीगा चेहरा दिखाई दिया। उसकी नाक गुलाबी रंग की थी और आंखें सूजी हुई और लाल थीं। वह रोना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह खुद को रोक नहीं पाई। वो इतनी भावुक कब से होश में आ गई थी। जब वो इस अनजान दुनिया में पहली बार जागी थी, तब भी उसने ऐसे आंसू नहीं बहाए थे, नहीं तब जब यहाँ पहुंचने पर उसे तेज सिरदर्द हुआ था। तो अब वो ऐसे क्यों रो रही थी, मानो उसकी पूरी दुनिया अचानक बिखर गई हो? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन में झेंग लियांग के लिए भावनाएं विकसित हो गई थीं और उसे यहाँ प्यार मिल गया था। इस दुनिया में आने के बाद वह खोई हुई और अकेली महसूस कर रही थी। ये पहली बार था जब किसी ने उससे उसके भविष्य के बारे में, इस दुनिया में वह क्या कर सकती है, इस बारे में बात की थी। प्रोत्साहन मिलने के बजाय उसे बताया गया कि वह भविष्य नहीं बदल सकती। तो फिर उसे क्या करना चाहिए था? क्या वह बस मरने का इंतजार करती रहे? यान निंग का आंसुओं से भीगा चेहरा देखकर झेंग लियांग की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से उसकी पीठ को सहारा देकर उसे बैठने में मदद की। उसकी आंखों में देखते हुए उसने कोमलता से उसके गर्म, आंसुओं से भीगे गालों को सहलाया और थोड़ी सी पीड़ा के साथ बुदबुदाया, तुम इतना क्यों रो रही हो? मेरा दिल टूट रहा है। यान निंग ने नम आंखों से उसकी ओर देखा, उसकी निगाहों में आशा और अनिश्चितता का मिला जुला भाव था। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, झेंग लियांग, कृपया मुझसे सच बताओ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? कितना प्यार करते हो? उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी क्योंकि वह उससे आश्वासन चाहती थी। झेंग लियांग उसके अप्रत्याशित प्रश्न से अचंभित रह गया और उसने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए उत्तर दिया, क्या ये कोई प्रश्न है? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मैं अंदाजे लगाने का खेल नहीं खेलना चाहती, बस मुझे जवाब दो, उसने अनिश्चितता से भरी आवाज़ में मांग की। झेंग लियांग ने अपने अंगूठे से उसके गालों को धीरे से सहलाया और उसके होठों पर एक प्यारा सा चुंबन देते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम ही इस दुनिया में मेरी इकलौती दौलत हो। उसके शब्दों में सच्चा स्नेह और ईमानदारी झलक रही थी। यान निंग के दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया।
उसके शब्दों ने उसे दिलासा दिया और उसे बेहतर महसूस कराया। गहरी सांस लेकर उसने फिर पूछा, अगर भविष्य में तुम्हें किसी और स्त्री से प्यार हो जाए तो क्या तुम उसे अपनी संगिनी बनाओगे? क्या तुम किसी और से मुझसे ज्यादा प्यार करोगे? उसने हिचकिचाते हुए पूछा, उसकी आवाज़ में कोमलता झलक रही थी। उसके सवाल पर जेंग लियांग का चेहरा उतर आया और उसने हैरानी से पूछा, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या तुम भूल गई कि मैंने तुमसे वादा किया था कि इस दुनिया में तुम ही मेरी इकलौती राजकुमारी रहोगी? मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। उसने उसे आश्वासन दिया, अपने मन में उठने वाले सभी संदेहों को दूर कर दो। बस इतना याद रखो, मेरे पास सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। समझी? जेंग लियांग ने प्यार और विश्वास से भरे शब्दों में कहा, जिससे यांग निंग का दिल शांत हो गया। उसके शब्दों को सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये वही शब्द थे जिनका प्रयोग उसने उपन्यास में नायिका को उनके मजबूत और अटूट रिश्ते का आश्वासन देने और उसके प्रति अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया था। इस बार कहानी की नायिका की जगह वह महिला थी। इसका मतलब था कि कहानी बदल रही थी, लेकिन उस रहस्यमयी महिला के अशुभ शब्दों का क्या? क्या उपन्यास का अंत भी बदलेगा या यह अभी भी लिखे अनुसार ही घटित होगा? सब कुछ बहुत उलझन भरा और अनिश्चित होता जा रहा था। जेंग लियांग के भावपूर्ण शब्दों को सुनकर उसने अपने निराशावादी विचारों को त्याग कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि कहानी के अंत के भय में जीना संभव नहीं है और इस समय उसके साथ उसके प्रेम और प्रतिबद्धता को संजोना महत्वपूर्ण था। जेंग लियांग से आश्वासन मिलने के बाद यांग निंग को बेहतर महसूस हुआ। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना चेहरा पोंछा और होंठ फुलाकर उसकी ओर देखते हुए शिकायत की, मैं थक गई हूँ। उसकी मासूमियत को लौटते देख वह मुस्कुराया और बोला, क्या सच में? यह एक गिलास गर्म दूध पी लो और चलो सोने चलते हैं। यांग निंग ने सिर हिलाते हुए जोर देकर कहा, मुझे अब भूख लग रही है। मैं कुछ मसालेदार खाना चाहती हूँ। जेंग लियांग ने उसे घूरते हुए चेतावनी दी, मास्टर जियांग ने आपको रात में मसालेदार खाना न खाने की सलाह दी है। इससे आपको नींद में परेशानी हो सकती है। मैं नौकरानियों से आपके लिए कुछ हल्का खाना बनाने को कहता हूँ। ठीक है, उसने भौहें चढ़ाईं, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगी और हल्का खाना खाओगी तो मैं कल भी तुम्हारे लिए मेमने के कबाब ला दूंगा। ठीक है। यांग निंग की आंखें उसकी बातों से चमक उठीं। जब खाने के लिए बेताब सी सीपियां उसके हाथों से गिरकर खराब हो गईं तो उसे बहुत निराशा हुई थी। अपना वादा निभाना, उसने उसके लुभावने प्रस्ताव को मानते हुए कहा। ठीक है, जैसा आप कहते हैं, मैं हल्का भोजन कर लूंगी। मैं अपने सुंदर पति की बात कैसे ठुकरा सकती हूँ? वह उसकी ओर झुकी, उसकी गर्दन को गले लगाया और अपना चेहरा उसके चेहरे से सटा दिया, मानो कोई बिल्ली सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हो। जेंग लियांग मुस्कुराए और उसके सिर पर थपथपाते हुए बोली, अच्छी बच्ची। हल्का भोजन करने और गर्म दूध की चुस्कियां लेने के बाद यांग निंग जेंग लियांग के आरामदायक आलिंगन में सो गई। जब उसने अपना दिल और आत्मा उसे सौंप दी थी तो उसे किस बात का डर था? वह केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकती थी और देख सकती थी कि यह कहानी उसे कहाँ ले जाती है। यांग निंग गहरी नींद में जेंग लियांग की बाहों में सिमट गई। वहीं जेंग लियांग ने अपनी बाहों में सुरक्षित लेटी उस महिला को निहारा। उसके होंठ कस गए और उसके विचार उस रहस्यमयी महिला की ओर चले गए जिसने उनके रास्ते में आकर वे अशुभ शब्द कहे थे। यांग निंग की तरह वह भी उसके शब्दों को नहीं भूल सका। उसने यांग निंग को चेतावनी दी थी कि उसकी मृत्यु किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों होगी जिसे वह बहुत प्रिय मानती है। अगर यह बात उसके बारे में होती तो वह इसे अनदेखा कर देता और सोचता कि यह उसके दुश्मनों की उसे डराने की साजिश होगी। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। उस महिला का निशाना वह नहीं बल्कि यांग निंग थी। वह इसे हल्के में नहीं ले सकता था। सबसे बढ़कर वह उसे किसी भी संभावित खतरे से बचाना चाहता था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने धीरे से यांग निंग के माथे पर चुंबन किया और फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा। मैं वादा करता हूँ। अगली सुबह जेंग लियांग जल्दी उठकर दिन के दरबार की तैयारी करने लगे। उन्होंने शियाओवेई को निर्देश दिया कि यांग निंग को देर तक सोने दें। पिछली रात के तनाव और उन्हें सुलाने में लगे समय को देखते हुए वे चाहते थे कि यांग को भरपूर आराम मिले। उन्हें उम्मीद थी कि वह पर्याप्त आराम कर पाएगी, पिछली रात की उदासी को पीछे छोड़ देगी और एक नई मुस्कान और नए उत्साह के साथ दिन की शुरुआत करेगी। राजमहल के मुख्य हॉल में सुबह की अदालती कार्यवाही हमेशा की तरह आयोजित की गई। महाराज और जेंग लियांग अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। हॉल के दोनों ओर कतार में खड़े मंत्री भी अपने अपने निर्धारित स्थानों पर बैठ गए और चर्चा के लिए एकत्रित हुए अनेक मामलों पर विचार करने के लिए तैयार हो गए। जब सभी लोग अपने अपने दस्तावेजों को पकड़े हुए दरबारी बैठक के प्रारंभ के लिए तैयार हो रहे थे, तभी शाही दरबार में दो व्यक्तियों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें रात को चैन की नींद नहीं आई हो। जेंग लियांग ने गंभीर चेहरे वाले दोनों व्यक्तियों पर तिरछी नजर डाली और भौहें चढ़ा लीं। हालांकि उन्हें उनकी बेचैनी का कुछ अंदाजा था, आखिरकार उनके उदास चेहरों का कारण तो वही थे। उन्हें ये जानने की उत्सुकता थी कि आगे क्या होता है। न्यायालय सत्र प्रारंभ कीजिए। सुबह के सत्र में हम राजधानी में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करेंगे। इसके बाद हम अन्य आपराधिक मामलों पर आगे बढ़ेंगे और कर एवं राजस्व संबंधी चर्चाएं शाम के सत्र के लिए आरक्षित रखेंगे। महामहिम ने शाही अदालत की कार्यवाही के प्रारंभ की घोषणा करते हुए कहा। महाराज के दाहिनी ओर बैठे और मंत्रियों में सबसे आगे सिंहासन के सबसे करीब स्थित यांग लुओयांग खड़े हुए और बोले, महाराज, एक महत्वपूर्ण मामला है जिसे हमें तुरंत निपटाना होगा। जेंग हुआंग ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए सिंहासन के आर्मरेस्ट पर उंगलियां थपथपाते हुए पूछा, कोई महत्वपूर्ण मामला? ऐसा क्या जरूरी मामला हो सकता है कि दरबार की कार्यवाही समाप्त होने तक इंतजार न किया जा सके और सबके सामने खुलेआम इस पर चर्चा की जाए? सीधे खड़े होकर और गंभीर चेहरे के साथ यांग लुओयांग ने उत्तर दिया, महाराज, एक अत्यावश्यक मामला है जिस पर आपका तत्काल ध्यान देना आवश्यक है।
कल रात किसी ने सिंहासन की सत्ता को चुनौती देने का साहस किया। उनके इस खुलासे से हॉल में चिंता की लहर दौड़ गई और उपस्थित लोगों के बीच दबी आवाज में चर्चा शुरू हो गई। झेंग लियांग ने भौहें चढ़ाकर सोचा कि यांग लुयांग इस बार कौन सी चाल चल रहा है। वह जानता था कि यांग लुयांग के मुंह से निकली कोई भी अच्छी बात बिना किसी छिपे इरादे के नहीं होती। उसकी इन सब बातों के पीछे जरूर कोई साजिश है। क्या मेरे साम्राज्य में मेरी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत कौन करता है? झेंग हुआन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। महारानी को निर्वासित किए हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे, जिसके बाद महल में अशांति और उथल पुथल मची हुई थी। इस नए अपमान की गुस्ताखी ने उन्हें बेहद परेशान कर दिया, जिससे पहले से ही नाजुक शांति और भी बिगड़ गई। यांग लुयांग ने दृढ़ भाव से कहा, महाराज, कल रात किन परिवार के सबसे छोटे मुखिया पर हमला हुआ। मंत्री किन और उनके बड़े बेटे किन शेन लंबे समय से शाही दरबार में सेवा कर रहे हैं। फिर भी किसी ने उनके खिलाफ जाने की हिम्मत की और कल वसंत उत्सव के दौरान सबके सामने उनके सबसे छोटे बेटे पर हमला किया। सबके सामने उन पर या शाही दरबार में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करना कोई मामूली बात नहीं है। यह महाराज झेंग साम्राज्य के संप्रभु अधिकारी पर हमले के समान है, यांग लुयांग ने गंभीरता से बताया। हॉल में सदमे और चिंता की फुसफुसाहट गूंज उठी। कई अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना है। कुछ लोग आपस में फुसफुसाते हुए दोषियों और इस तरह के दुस्साहपूर्ण कृत्य के पीछे के कारण के बारे में अटकलें लगा रहे थे। मंत्री किन और उनके सबसे बड़े बेटे किन शेन के बगल में बैठे लोगों ने संवेदना व्यक्त करने के लिए उनकी ओर देखा। कुछ ने सांत्वना के भाव से उनकी पीठ थपथपाई, जबकि अन्य ने सहानुभूति और प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसाए। यांग लुयांग की बातों पर झेंग हुआन ने भौहें चढ़ाईं और फिर मंत्री किन और उनके बड़े बेटे की ओर देखा। उन्होंने आंखें सिकोड़कर ठंडे और सख्त स्वर में पूछा, मंत्री किन, क्या ये सच है? क्या कल रात किसी ने आपके बेटे पर हमला किया था? मंत्री किन नाम के बूढ़े व्यक्ति ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। महाराज की पैनी निगाहों के नीचे वह घबरा गए। पिछली रात अपने बेटे की दयनीय हालत को देखते हुए उनके पास स्पष्टीकरण देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जी महाराज, किसी ने न केवल उस पर हमला किया बल्कि उसकी बांह तोड़ दी और उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। झेंग हुआन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने ठंडे, अधिकारपूर्ण स्वर में पूछा, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस तरह की हिंसक घटना के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। समझाओ। मंत्री किन ने होंठ सिकोड़ लिए और स्थिति को पेचीदा पाया। उनके बेटे ने घटना के बारे में चुप्पी साध रखी थी और उसकी झगड़ा करने की प्रवृत्ति को देखते हुए उन्हें संदेह था कि उनके बेटे ने किसी को उकसाया होगा। हालांकि एक पिता होने के नाते वे चुपचाप बैठे नहीं रह सकते थे। वह न्याय दिलाने और यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था कि किन परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत करने वाले व्यक्ति को अपने कृत्यों के लिए परिणाम भुगतने पड़े। इससे पहले कि मंत्री किन अपने विचारों को संजो पाते, यांग लुयांग ने बीच में ही कहा, महाराज, इस हमले के पीछे का एकमात्र मकसद स्पष्ट था। शाही दरबार के एक सम्मानित सदस्य मंत्री किन को निशाना बनाकर हमलावर ने अप्रत्यक्ष रूप से महाराज के अधिकार को चुनौती देने का लक्ष्य रखा था। मैंने जो सुना है उसके अनुसार किनचेंग पर हमला करने वाला व्यक्ति स्थानीय निवासी जैसा नहीं दिखता था। वह अजनबी लग रहा था, मानो वह राजधानी का रहने वाला न हो। मुझे चिंता है कि वह किसी दूसरे राज्य का जासूस हो सकता है, जिसने किसी संदिग्ध उद्देश्य से जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की हो, यांग लुयांग ने आगे कहा। इतना ही नहीं, हमलावर ने पीछे से उन पर हमला किया और वहां मौजूद सभी लोगों को धमकाया, जिससे किसी को भी किसी से एक शब्द भी बोलने से रोका गया। महाराज, उन्होंने मंत्री किन के सबसे छोटे बेटे की जान लेने की पूरी कोशिश की। कृपया हमें न्याय दिलाएं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी शाही दरबार के सदस्य, कुलीन व्यक्ति या शाही परिवार के लिए काम करने वाले मंत्री पर हमला न कर सके और न ही आपकी सत्ता पर सवाल उठाने की हिम्मत कर सके। यांग लुयांग ने अपनी बात रखी। महामहिम, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप ये सुनिश्चित करें कि एक कुलीन व्यक्ति पर हमला करने का साहस करने वाले उन अपराधियों को सबसे कठोर दंड मिले, जो मृत्युदंड से कम न हो, यांग लुयांग ने दृढ़ता से कहा। जी हाँ महाराज, कृपया ऐसे जघन्य कृत्य का प्रयास करने वाले अपराधियों को दंडित करें। अन्य मंत्रियों ने भी मंत्री यांग की अपील के प्रति अपना समर्थन जताते हुए यही बात दोहराई। यांग लुयांग की बातें सुनकर झेंग लियांग खिलखिलाकर हंस पड़ा। मंत्री यांग, आपकी कल्पना वाकई बहुत ही विचित्र है। आप कहते हैं कि मैं किसी दूसरे राज्य का जासूस हूँ। क्या मैं आपको जासूस जैसा दिखता हूँ? उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। यांग लुयांग, झेंग लियांग को यांग लुयांग का यह दावा कि हमलावर किसी दूसरे राज्य का जासूस था हास्यास्पद लगा और वह इस विचार पर हंस पड़ा। उसने सोचा कि यांग लुयांग इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा, क्योंकि यह कुछ ज्यादा ही बेतुका लग रहा था। उसने सोचा कि क्या यांग लुयांग ने बेईमानी से जांच की थी, तभी उसने ऐसे बेतुके दावे किए। यांग लुयांग की बातों पर झेंग लियांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मंत्री यांग, आपकी कल्पना वाकई बेतुकी है। आप कहते हैं कि मैं दूसरे राज्य का जासूस हूँ। क्या मैं आपको जासूस जैसा दिखता हूँ? उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि उन्हें यह आरोप काफी बेबुनियाद लगा। यांग लुयांग झेंग लियांग की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से स्तब्ध रह गया। वह महाराज द्वारा इस मामले को संभालने के लिए निर्णय और अधिकार दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन झेंग लियांग के महत्वाकांक्षी बयान ने उसे चौंका दिया। यांग लुयांग ने झेंग लियांग के कथन को समझने की कोशिश की। उसने पूछा, महामहिम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मामले का आपसे क्या संबंध है। क्या आप भी कल रात वसंत उत्सव में उपस्थित थे? क्या आपने कुछ देखा? हालांकि उनका प्राथमिक लक्ष्य झेंग लियांग को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना था, क्योंकि उन्होंने महाराज सहित किसी को भी सूचित किए बिना महल छोड़ दिया था और जानकारी छिपाकर रखी थी। यांग लुयांग के प्रश्न से नाराज होकर झेंग हुआंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, झेंग लियांग कल रात वसंत उत्सव में क्यों था? वह ड्रैगन पवेलियन में था। वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी कैसे हो सकता था? कृपया निराधार टिप्पणियां करने से बचें।
यांग लुयांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि क्या महाराज यहाँ उपस्थित थे, क्योंकि ऐसी अफवाहें फैल रही थीं कि कुछ लोगों ने उन्हें वसंत उत्सव में देखा था। ऐसा लगता है कि वे अफवाहें निराधार थीं। यदि मेरे शब्द असभ्य लगे हों तो महाराज और महाराज से क्षमा चाहता हूँ। यांग लुयांग को शब्दों के साथ खेलते देख जेंग लियांग मुस्कुराए। फिर उन्होंने जेंग हुआंग की ओर मुड़कर कहा, महाराज, मंत्री यांग गलत नहीं है। मैं कल वसंत उत्सव में उपस्थित था और वास्तव में मैंने उस घटना को देखा जिसका उन्होंने जिक्र किया है। जेंग हुआंग ने भौहें चढ़ा लीं, जो इस खुलासे से स्पष्ट रूप से नाखुश थे। उन्होंने पूछा, अगर तुम मेले में जाना ही चाहते थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया या मुझसे अनुमति क्यों नहीं ली? तुम अभी अभी अपनी चोटों से उभरे हो। अगर इस सैर के दौरान तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? आपको पहले से सूचित न करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा इरादा यांग निंग को कुछ खुशी देना था, जो शिनलिंग शहर से लौटने के बाद से महल में ही नजरबंद हैं। मैं इस यात्रा को गुप्त रखना चाहता था ताकि अनावश्यक ध्यान आकर्षित न हो, क्योंकि मुझे पता था कि इससे आपको चिंता होगी, जेंग लियांग ने ईमानदारी से समझाया। उसका इरादा मेले की अपनी यात्रा को गुप्त रखने का नहीं था, बल्कि वह ये देखना चाहता था कि क्या यांग लुयांग को उसकी इस गुप्त यात्रा के बारे में पता चल जाएगा, जबकि बाकी लोग इससे अनजान थे। यह उसकी इस शंका की पुष्टि करने का एक प्रयास था कि कुछ लोग उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, यांग लुयांग ने ही सबसे पहले इस बात का पता लगाया। महाराज को संबोधित करने के बाद जेंग लियांग ने अपना ध्यान यांग लुयांग की ओर मोड़ा, जिनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। जेंग लियांग ने पूछा, मंत्री यांग, मुझे आश्चर्य है कि आपने महल के बाहर मेरी गुप्त यात्रा का पता लगा लिया, जबकि महाराज को इसकी जानकारी नहीं थी। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? मुझे काफी जिज्ञासा है। उन्होंने सीधे सीधे सवाल पूछा, जिससे यांग लुयांग को जवाब देने से बचने का मौका नहीं मिला। यांग लुयांग ने जेंग लियांग के सवाल पर जरा भी संकोच नहीं किया और जवाब दिया, मुझे आपके आगमन की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, कल आपके मेले में शामिल होने की अफवाहें फैल रही थीं। मैंने बस ये अफवाहें सुनी और किसी भी संदेह को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा। अफवाहें तेजी से फैलती हैं, इसलिए मेरे लिए इस जानकारी का पता चलना कोई असामान्य बात नहीं थी। वह चतुराई से इस स्थिति से बाहर निकल जाता है। जवाब देने के बाद यांग लुयांग ने जेंग लियांग से एक और सवाल पूछा, महामहिम ने बताया कि आपने कल की घटना देखी थी। क्या आप कल रात जो कुछ देखा उसके बारे में और अधिक जानकारी दे सकते हैं? ये जानकारी हमारी जांच में बहुत सहायक होगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम मंत्री किन को न्याय के कटघरे में खड़ा करेंगे और अपराधी को कड़ी सजा देंगे। उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। जेंग लियांग ने यांग लुयांग के चतुर जवाब और आगे की पूछताछ से बचने के लिए पूछे गए उसके पलटवार प्रश्न को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। उसने भी उसकी चाल में शामिल होने का फैसला किया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपराधी को कड़ी सजा देना, ये दिलचस्प है। मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि आप अपराधी से कैसे निपटेंगे। जहां तक घटना का सवाल है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। हालांकि मुझे इस बात से हैरानी होती है कि मंत्री यांग इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि मंत्री किन के बेटे पर हमला करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य का जासूस था। आखिरकार ये काफी गंभीर आरोप है। जेंग लियांग के सवाल पर कमरे में मौजूद सभी लोग धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाने लगे। यांग लुयांग की भौहें और भी तन गईं जब उसे एहसास हुआ कि जेंग लियांग उससे काफी गंभीरता से सवाल कर रहा है। मंत्री किन का समर्थन करने का उसका शुरुआती इरादा उसे अपने पक्ष में लाना और इस अवसर का उपयोग करके महाराज से मामले की गहन जांच करने का अधिकार प्राप्त करना था। उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसने अन्य मंत्रियों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने और हमले के लिए जिम्मेदार अपराधी को दंडित करके महामहिम का विश्वास हासिल करने की योजना बनाई। वेश बदलकर वह इस अधिकार का इस्तेमाल शाही रथ पर हुए हमले और जेंग लियांग के घायल होने की घटना से जुड़े सबूतों को खोजने और उनमें छेड़छाड़ करने के इरादे से कर रहा था। हालांकि जेंग लियांग की गंभीर पूछताछ से ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे कल की घटना के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है, जिससे यांग लुयांग और भी सतर्क हो गया। यांग लुयांग ने गला साफ करते हुए अपना संदेह व्यक्त किया, पिछले कुछ महीने राजमहल और हमारे साम्राज्य के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। हमने कई व्यक्तियों को अपने निजी लाभ के लिए महाराज के साथ विश्वासघात करने का प्रयास करते देखा है। उन्होंने महारानी द्वारा महाराज को जहर देने की घटना की ओर इशारा किया। चूंकि उस मामले पर खुलकर चर्चा नहीं की जा सकती थी, इसलिए उन्होंने सभी को अप्रत्यक्ष रूप से इसकी याद दिलाई और आगे कहा, किसी साम्राज्य में आंतरिक उथल-पुथल के समय बाहरी ताकतें अक्सर स्थिति का फायदा उठाने के अवसर तलाशती हैं। चूंकि कल रात मंत्री किन के सबसे छोटे बेटे पर हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान कोई नहीं कर पाया और वे बाहरी प्रतीत होते थे, इसलिए मेरा मानना है कि वे किसी अन्य राज्य के जासूस हो सकते हैं जिन्होंने हम सभी को चेतावनी देने के लिए मंत्री किन पर हमला करने का साहस किया। उन्होंने अपने आरोप के पीछे का तर्क समझाया। इसलिए महाराज, यदि आपको इस घटना के बारे में कुछ भी पता हो तो कृपया हमें सूचित करें। मैं उस अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने और उसे कड़ी सजा दिलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा, भले ही इसका मतलब उसे सबके सामने राज दरबार में पेश करना ही क्यों न हो, यांग लुयांग ने दृढ़ता से कहा। यांग लुयांग की व्याख्या को तुरंत ही उपस्थित लोगों से प्रशंसा मिलते देख जेंग लियांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हालांकि वे जानते थे कि अभी उनके लिए प्रशंसा और अधिकार प्राप्त करने का समय नहीं था। आखिरकार जिसका वे बचाव कर रहे थे वह पीड़ित नहीं बल्कि अपराधी था। बिल्कुल सही कहा। मंत्री किन के लिए न्याय दिलाने के प्रति मंत्री यांग के समर्पण की मैं सराहना करता हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस मामले में जांच शुरू करना आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं कल घटनास्थल पर मौजूद था और मैंने सब कुछ देखा। मैं इस मामले को तुरंत सुलझा सकता हूँ, जेंग लियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यांग लुयांग ने जेंग लियांग को अपनी योजनाओं पर पानी फेरते देख भौहें चढ़ा लीं। हाँ बिल्कुल, अगर महाराज इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा ले तो बहुत अच्छा होगा। बस मुझे आदेश दीजिए, मैं अपराधी को अदालत में ले आऊंगा, उसने कहा। जेंग लियांग ने सिर हिलाया।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस जासूस की आप बात कर रहे हैं, जिसने मंत्री किन के बेटे पर हमला किया और उसे बुरी तरह पीटा, वह ठीक आपके सामने बैठा है, उसने कहा। यांग लुयांग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। महामहिम, मुझे आपका मतलब ठीक से समझ नहीं आया। जेंग लियांग मुस्कुराया। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैंने अपने बयान में साफ साफ कहा था, जिस जासूस का तुम जिक्र कर रहे हो, जिसने मंत्री किन के बेटे पर हमला किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया, वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, उसने कहा। जेंग लियांग सिंहासन के आर्मरेस्ट पर आराम से झुक गया, अपनी ठुड्डी को उंगलियों से सहारा देते हुए, और यांग लुयांग को देखते हुए एक चुनौती भरी मुस्कान बिखेरी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैंने अपने बयान में सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। जिस जासूस की तुम बात कर रहे हो, जिसने मंत्री किन के बेटे पर हमला किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया, वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, उसने कहा। यांग लुयांग जेंग लियांग के कथन पर प्रतिक्रिया देने के लिए शब्दहीन हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार गंभीर थे या मजाक कर रहे थे। उन्होंने अविश्वास से चारों ओर देखा और कहा, महाराज, यदि यह मजाक है तो ऐसे मजाक का ये सही समय नहीं है। अपने बेटे की बात सुनकर जेंग हुआंग ने माथे पर शिकन डाली और उसे सख्ती से डांटते हुए कहा, जेंग लियांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह मजाक का समय नहीं है, यह एक गंभीर मामला है। उन्होंने अपने बेटे को फटकार लगाते हुए कहा कि वह स्थिति को गंभीरता से ले और फालतू की बातें न करे। युवराज होने के नाते जेंग लियांग को शाही दरबार में अपने ऊपर होने वाली कड़ी निगरानी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उनके हर शब्द और कार्य का बहुत महत्व था और वे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके बयानों का गलत अर्थ निकाला जाए और निराधार अफवाहें फैलें। अपने पिता की डांट के बावजूद जेंग लियांग दृढ़ रहे और अपने शब्दों के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने गंभीर भाव से सम्राट की ओर देखा और दोहराया, महाराज, मैं किसी के साथ कोई शरारत नहीं कर रहा था। मैं तो बस सच कह रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो? अपने बेटे के इस बेपरवाह रवैये को देखकर सम्राट अवाक रह गए। वो इतनी सहजता से ऐसी बात कैसे कह सकता है? महाराज को जवाब देने के बाद जेंग लियांग ने स्तब्ध यांग लुयांग की ओर मुड़कर कहा, मंत्री यांग, जिस जासूस की आप तलाश कर रहे थे, वह मैं ही हूँ। मैंने ही मंत्री किन के सबसे छोटे बेटे की बुरी तरह पिटाई की थी। अब मुझे आश्चर्य है कि आप क्या सजा देना चाहेंगे। उसने यह बात कुछ उत्तेजक लहजे में कही, मानो वह महाराज के अधिकार को चुनौती दे रहा हो। राज दरबार में मौजूद मंत्री घटनाक्रम देखकर स्तब्ध रह गए। किसने सोचा होगा कि युवराज न केवल मंत्री किन के सबसे छोटे बेटे पर हमला करेंगे, बल्कि सबके सामने खुलेआम अपने अपराध कबूल भी करेंगे। वह क्या करने की योजना बना रहा था? जेंग लियांग के कबूलनामे पर दरबार में मौजूद सभी लोगों की प्रतिक्रिया देखकर जेंग हुआंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने दांत पीसते हुए जेंग लियांग का हाथ पकड़ा और गंभीर भाव से फुसफुसाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने सचमुच ऐसा किया है? पहले तो उसे लगा था कि जेंग लियांग मजाक कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अगर जेंग लियांग ने ऐसा किया भी था तो उसने सबके सामने सब कुछ कबूल क्यों कर लिया? क्या वह बाद में उससे अकेले में इस बारे में बात नहीं कर सकता था? जेंग लियांग ने अपने पिता को आश्वस्त मुस्कान दी और फिर अपना ध्यान यांग लुयांग की ओर मोड़ दिया, जो अचानक हुए इस कबूलनामे से अभी भी अचंभित था। यांग लुयांग हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और समझ गया कि स्थिति उसके पक्ष में है। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने दृढ़ निश्चय के साथ जेंग लियांग की ओर देखा। महामहिम, मुझे क्षमा करें कि मैंने अपनी सीमा पार कर ली। हालांकि युवराज होने के नाते निर्दोष नागरिकों पर हमला करना उचित नहीं है। कारण चाहे जो भी हो, हिंसा किसी भी प्रकार की स्वीकार्य कार्रवाई नहीं है, उन्होंने न्यायसंगत भाव से कहा। यांग लुयांग ने मंत्री किन की ओर देखा, जो अभी भी सदमे में थे और स्तब्ध लग रहे थे। उन्होंने मंत्री किन को सिर हिलाकर इशारा किया कि वे बातचीत की कमान संभाल लें। मंत्री किन यांग लुयांग की बात समझ गए और महाराज से विनती करने लगे। वे घुटनों के बल बैठ गए और गिड़गिड़ाए, महाराज, कृपया दया कीजिए। किनचेंग मेरा सबसे छोटा बेटा है और उसकी माँ उसे जन्म देने के तुरंत बाद चल बसी। वह मेरे लिए किसी भी चीज़ से ज्यादा अनमोल है। फिर भी वह हफ्तों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, उसका चेहरा काले नीले निशानों से भरा था और उसका हाथ टूटा हुआ था। मैं महाराज से न्याय की विनती करता हूँ। मैंने कई वर्षों तक राज दरबार में निष्ठापूर्वक सेवा की है और अपनी वफादारी साबित की है, लेकिन इस समय मैं आपसे एक मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक पिता के रूप में बात कर रहा हूँ, उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। सम्राट जेंग हुआंग के सामने एक गंभीर दुविधा खड़ी हो गई थी। उनके पुत्र ने एक घोर अपराध किया था और न्याय के रक्षक के रूप में उन्हें एक कठिन निर्णय लेना था। मंत्री किन उनके सामने घुटने टेककर न्याय की गुहार लगा रहे थे और उन पर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ भारी पड़ रहा था। इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले पाते, जेंग लियांग ने दरबार में छाई तनावपूर्ण चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, मंत्री किन, मुझे पता है कि आप और आपके बड़े बेटे ने वर्षों तक शाही दरबार में सेवा की है। यही मुख्य कारण है कि मैंने आपके बेटे का हाथ काटा नहीं बल्कि केवल तोड़ा। आपको इसके लिए आभारी होना चाहिए, जेंग लियांग ने ठंडे स्वर में कहा। उनके शब्दों से दरबार में सिहरन दौड़ गई। तुम, मंत्री किन, जेंग लियांग के क्रूर शब्दों से भयभीत हो गए। उन्होंने न केवल अपने कार्यों के लिए कोई खेद नहीं जताया, बल्कि लापरवाही से किनचेंग का हाथ काटने का विचार भी व्यक्त किया। युवराज के शब्दों की निर्ममता ने उनकी रूह कंपा दी। शाही दरबार के सदस्य जेंग लियांग के अप्रत्याशित आत्मविश्वास को देखकर अचंभित रह गए। जेंग लियांग ने मंत्री किन की ओर भौहें चढ़ाकर देखा और आगे कहा, मंत्री किन, आपने अपने बेटे की हालत देखी है और उसे कितनी बुरी तरह पीटा गया है, लेकिन क्या आपने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की? मुझे संदेह है कि आपका बेटा स्वेच्छा से अपने शर्मनाक कृत्यों को स्वीकार करेगा। उसकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। पिछली रात की घटनाओं को याद करते हुए उसका क्रोध स्पष्ट था। जेंग लियांग के हावभाव और बातों से जेंग हुआंग समझ गया कि पिछली रात कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी होगी। वह भली भांति जानता था कि जेंग लियांग बिना कारण हिंसा का सहारा नहीं लेता था, खासकर जब वह यांग निंग के साथ होता था। जेंग लियांग, पिछली रात की सारी घटनाएं बताओ।
सच सच बोलो, कुछ भी मत छुपाओ। यही मेरा आदेश है। जेंग हुआंग ने अधिकारपूर्वक घोषणा करते हुए जेंग लियांग को तथ्यों को स्पष्ट रूप से बताने का मौका दिया। महाराज का आदेश सुनते ही मंत्री किन को अचानक एक बात समझ में आई। किन चेंग ने पिछली रात के बारे में कुछ नहीं कहा, सिवाय इसके कि एक आदमी ने उसे पीटा था। लेकिन बिना किसी कारण के कोई किसी को नहीं पीटता। आखिर हुआ क्या था? उसने जेंग लियांग की ओर देखा। उसे चिंता थी कि कहीं मामला उसके खिलाफ न मुड़ जाए। जेंग लियांग ने राजमहल में मौजूद सभी लोगों पर एक नज़र डाली और फिर अपनी निगाहें वहां भौहें चढ़ाए खड़े यांग लुयांग पर टिका दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात जब युवराजना अपनी दासी के साथ कुछ खरीदने के लिए कतार में खड़ी थी, तभी मंत्री किन का बेटा उनके पास आया और उन्हें छेड़ने की कोशिश की। उसने न केवल उन पर बुरी नज़र डाली, बल्कि उन्हें अपमानित भी किया और शारीरिक रूप से भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। मंत्री किन, अब आप ही बताए, उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए जो युवराज की पत्नी पर घिनौने हाथ उठाने की हिम्मत करता है? अगर मैंने औपचारिक प्रोटोकॉल का पालन किया होता तो आपका बेटा अब जेल में होता और अपने घिनौने अपराधों के लिए मौत की सजा का सामना कर रहा होता। उसने न केवल युवराज की पत्नी को अपमानित करने का प्रयास किया, बल्कि अन्य महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें वस्तु की तरह मानने का उसका पुराना इतिहास भी रहा है। जेंग लियांग ने दृढ़ता से कहा, राज दरबार के प्रति आपकी वर्षों की वफादारी को देखते हुए मैंने उसका हाथ तोड़ने के बाद भी उसे बख्श दिया था। लेकिन जिस तरह से आप मुझसे सजा की मांग कर रहे थे, उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे औपचारिक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था और उसे राज दरबार के सामने पेश करना चाहिए था। भले ही इसका मतलब उसे मौत की सजा मिलना होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? जेंग लियांग ने कहा, जिससे शाही दरबार में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। किसी की भी फुसफुसाहट की हिम्मत नहीं थी, बोलने की तो बात ही छोड़िए। सबने अपनी सांसें थाम ली थीं, एक भी आवाज़ निकालने से डरते थे। कुछ ही पल पहले वे मंत्री किन और उनके बड़े बेटे का समर्थन कर रहे थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे। लेकिन अब सच्चाई जानने के बाद जो लोग मंत्री किन के बड़े बेटे के पास बैठे थे, उन्होंने अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया, इस डर से कि कहीं वे भी इस मामले में न फंस जाएं। जेंग हुआंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कुर्सी के आर्मरेस्ट पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाते हुए कहा, कितनी गुस्ताखी! उस नीच आदमी ने मेरी बहू पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? जेंग लियांग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे घिनौने कृत्य के लिए तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुमने बस उसका हाथ तोड़ दिया। उनकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी और उन्होंने अपने बेटे को घृणा भरी नज़रों से देखा। मंत्री किन, जो पहले से ही घुटनों के बल बैठे थे, भय से कांप उठे और जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने लंबे समय से अपने बेटे की मनमानी हरकतों को अनदेखा किया था और उसे खुली छूट दी थी। फिर भी उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेले में मौजूद सभी महिलाओं में से उनके बेटे ने ही युवराज की पत्नी के पास इस तरह जाने की हिम्मत कैसे की। उनके बेटे का कृत्य राजद्रोह से कम नहीं था। वर्षों की वफादारी भरी सेवा इस एक लापरवाह कृत्य से कलंकित हो गई थी। इसने मंत्री किन को महामहिम के समक्ष सिर झुकाकर अपने बेटे के जीवन की भीख मांगने के लिए विवश कर दिया। महामहिम, मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरे पुत्र ने एक अक्षम्य अपराध किया है और मैं उसे कठोर दंड देने की शपथ लेता हूँ। मैं उसे एक दूर देश में निर्वासित कर दूंगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह फिर कभी यहाँ कदम न रखे। लेकिन मैं आपके समक्ष विनती करता हूँ, मेरे बड़े बेटे और मैंने इस साम्राज्य के प्रति वर्षों तक जो निष्ठा समर्पित की है, उसके खातिर कृपया उसके जीवन पर दया करें। मंत्री किन की विनती हृदय विदारक थी। जब उन्होंने घुटनों के बल बैठकर आंसुओं से भीगा चेहरा महल के ठंडे फर्श को छूते हुए गहरा प्रणाम किया। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।